हेलो बच्चों, पूर्णिया लाइव क्लासेस के आईआईटी जेई कोर्सेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोशन कुमार झा है और मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। ये कैलकुलस होता क्या है? जैसे मैथमेटिक्स के ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री, मान लो अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, उसी टाइप से कैलकुलस भी मैथ का एक ब्रांच होता है। उस ब्रांच में हम लोग पढ़ते क्या क्या है? तो बच्चों, उस ब्रांच में हम लोग मेन 8 टॉपिक पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? पहला टॉपिक है फंक्शन, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा है लिमिट, तीसरा है कंटिन्यूटी, चौथा है डिफरेंशिएशन, पांचवा है इंटीग्रेशन, छठा है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, सातवां है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और एक रह गया बीच में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारा 8 टॉपिक कैलकुलस में पढ़ना होता है। कैलकुलस मैथ के बाकी सारे ब्रांचों से कैसे अलग है, थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। देखो बच्चों, जैसे आप लोगों ने अर्थमेटिक और मेंसुरेशन पढ़ा था 10th क्लास तक। अर्थमेटिक जैसे हम अंकगणित बोलते हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब पढ़ते थे। या मेंसुरेशन जो पढ़े थे, जो क्षेत्रमिति जिसमें हम लोग पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, जिसको हम लोग हिंदी में परिमिति, क्षेत्रफल या आयतन वगैरह बोलते थे, वो सब लोग जो पढ़ते थे। तो जो जनरल कॉम्पिटिशन वगैरह होती है, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह होती है, तो उसमें वो मेंसुरेशन और अर्थमेटिक सबसे मेन होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कैलकुलस है, इसका जो यूज है ये हायर मैथमेटिक्स में होता है। जैसे अभी आप 12th का बोर्ड दोगे तो 12th के बोर्ड में अप्रोक्स 44 मार्क्स का आपका सिर्फ कैलकुलस से रहेगा। जैसे आप आईआईटी का एग्जाम दोगे तो आईआईटी के एग्जाम में 30 to 40% जो मार्क्स रहेगा वो आपका ये कैलकुलस से पूछेगा। अदर जो हायर एग्जाम दोगे, जैसे सपोज करो कि आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम दिए तो उसका जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर आप लेते हो तो उन सब में मेन जो पार्ट होता है वो हमारा कैलकुलस का ही होता है। अगर आप प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम देते हो तो उन सब में मेन पार्ट जो कैलकुलस का होता है। मतलब कि आप जैसे जैसे आगे मैथमेटिक्स की पढ़ाई आगे बढ़ते हो 10th के बाद, कैलकुलस का जो वेटेज है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कैलकुलस हमारा हायर मैथमेटिक्स में आता है। बाकी जो ब्रांचेज के मैंने भी नाम लिए वो 10th क्लास तक हमें पढ़ना होता था और 10th के बाद भी पढ़ना है। बट जो कैलकुलस है मेनली 11th से स्टार्ट है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 11th में है, लेकिन उसके बाद आगे हमारा ये कैलकुलस मेन ब्रांच होता चला जाता है। इसीलिए देखो कैलकुलस, कैलकुलस मतलब हमारे कल को कूल करने वाला। जिनका कैलकुलस अच्छा हो गया समझो कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो गया। अब देखो कैलकुलस के जो भी टॉपिक्स मैंने बोले, जैसे मैंने क्या क्या बोला, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 8 टॉपिक मैंने बोले। ये 8 जो टॉपिक है बच्चों, इसको 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक मैथमेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग क्वेश्चन आराम से 1 पेज 2 पेज में बनाते हैं, और दूसरा इन सारी चीज़ों को हम लोग ग्राफ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिकली हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे 2-3 पेज का बना अपना। लेकिन जो ग्राफ से पढ़ते हैं वो हमारा आईआईटी यानी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यानी एक ही क्वेश्चन पूछा गया, अगर हम उसको मैथमेटिकली बनाते हैं तो 1 पेज में बनेगा, और उसी क्वेश्चन को ग्राफ से बनाएंगे तो कभी कभी तो पेपर पेन का भी यूज नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसलिए जो कैलकुलस है वो दोनों तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ग्राफ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आईआईटी के ढेर सारे क्वेश्चन में आपको पेपर पेन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप ओरली ही आपके माइंड में ग्राफ मतलब बनेगा और आप बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। कुछ क्वेश्चन में पेपर पेन भी अगर लेना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करके तो बहुत ही ईजी होता है, 1-2 लाइन में ग्राफ से हमारा वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये कैलकुलस का तो मैंने 8 टॉपिक बता दिया। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पहला टॉपिक वो फंक्शन। तो देख लो, मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले बता देता हूँ कि फंक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे और फिर फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, फंक्शन में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन की फंक्शन होता क्या है। अभी बताऊंगा क्या होता है फंक्शन अच्छे से। फिर आगे उस फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने टाइप का होता है। देखो बच्चों, मैं अभी जो नाम लूंगा, जैसे सपोज करो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक सिग्नम फंक्शन होगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो इस टाइप से बच्चों हमारे ढेर सारे टाइप के फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट वो 3-4 फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है और फिर हमें किस पे मेन सेंटर करना है अपनी पढ़ाई की, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन को कितने क्लास में डिवाइड करते हैं। उसमें बच्चों 4 होते हैं, एक होता है 1-1 फंक्शन, एक होता है मिनी 1 फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन, फिर एक होता है एक इनटू फंक्शन। इस 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं फंक्शन को, और इस पर भी आईआईटी में क्वेश्चन
खूब पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तो कुछ अदर टाइप्स के फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लो पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इवन ऑड फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। ये सब का अलग कैटेगरी है, इसलिए मैंने इसे लिखा कि सम अदर फंक्शन, उसको नॉर्मल फंक्शन के टाइप्स में हम लोग नहीं रखते, ये पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन पे ऑपरेशन पढ़ते हैं। ऑपरेशन मतलब कि दो फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, वो पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि एक फंक्शन को दूसरे में कंपोज कैसे करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे में कैसे पुट कर देते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक उसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के क्या प्रॉपर्टी। तो फंक्शन का टाइप तो मैंने ढेर सारा बताया, लेकिन उसमें कुछ खास फंक्शन, जैसे मैंने बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फिर इवन ऑड, फिर आपका पीरियोडिक फंक्शन। तो इन चारों का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि आईटी में कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट हर 2-3 साल पे एक क्वेश्चन वो उसके प्रॉपर्टीज पे पूछ ही देते हैं, तो उसका प्रॉपर्टीज हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होता। और सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का ग्राफ। मैंने अभी तुरंत बताया कि कैलकुलस का 8वां टॉपिक, जो 8वां टॉपिक है वो हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक मैथमेटिकली और एक ग्राफ से। तो हम लोग ग्राफ सबका सीखेंगे, जितने मैंने फंक्शन का भी नाम लिया उन सारे फंक्शन का अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि ग्राफ पता रहेगा तो बिना पेपर पेन का भी आईटी क्वेश्चन बहुत सारा ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बच्चों कैलकुलस का टॉपिक हुआ, ठीक है। तो अब जो हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ। वो क्या है? वो है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मतलब जो हम तैयारी करने वाले हैं मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसमें जो कोई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने का सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होगा, हम लोग कौन सा थ्योरी, कौन सा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो सेंटर पॉइंट हमारा क्या रहने वाला वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग फिर इस टॉपिक पे आते हैं, फिर आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो वो देखो बच्चों कि हमारा पढ़ने का जो सेंटर ऑफ पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको एक बोर्ड से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सेंटर ऑफ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या है, आप अगर आपको दिखाई शायद नहीं दे रहे हो क्योंकि थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। आप अगर गौर से देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या है कि फंक्शन टॉपिक जो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उस फंक्शन टॉपिक में लास्ट 5 साल में जो भी पेपर आए हुए हैं, जैसे फंक्शन टॉपिक से लास्ट 5 साल में 24, 23, 22, 21, 20 और 19, ये 5 साल में जो पेपर आया उसको मैंने सारे एक जगह कलेक्ट कर लिया है। अगर आप गौर से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2024, 24, 24, देखो अलग अलग शिफ्ट का भी है, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट। फिर अगले स्लाइड में अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा 23, 22, देखो दिख रहा है 23, 22। तो ये जो सारे IIT क्वेश्चन है, ठीक है। यानी फंक्शन में 24 में क्या पूछा, 23 में क्या पूछा, 22 में क्या पूछा, 21 में क्या पूछा, किस ईयर में, यानी लास्ट 5 साल में। इसलिए मैं लास्ट 5 साल पे ही जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि IIT में लगभग हर 5 साल पे थोड़ी सी पैटर्न बदल जाती है, पूछने का तरीका उसका बदल जाता है। तो हमें 15 साल 20 साल पुराना क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, अभी जो लेटेस्ट 5 साल में IIT ने क्या पूछा है, वो किस तरीके से पूछ रहे हैं किसी चैप्टर में, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना। अब देखो आपको लग रहा है कि ये मैंने सीधा IIT का क्वेश्चन लिया है 5 साल का, सर सीधे IIT का क्वेश्चन रटवाएंगे क्या हमको? तो नहीं रटवाएंगे, नहीं रटना नहीं है, करना क्या है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन से लास्ट 5 साल में उन्होंने पूछा क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं, उनका पूछने का सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर तुम गौर से देखो, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा। अभी मैंने फंक्शन का ढेर सारा टाइप लिया ना, क्या क्या टाइप लिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था, अलजेब्रिक फंक्शन लिया था, मॉडुलस फंक्शन लिया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया था, लॉगरिथमिक फंक्शन लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया था, सिग्नम फंक्शन लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया था, फ्रैक्शनल पार्ट लिया था। ढेर सारा फंक्शन का मैंने नाम बताया, लेकिन जब तुम क्वेश्चन देखोगे IIT का तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये मेनली 3 फंक्शन पे ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने फंक्शन पे ढेर सारे टॉपिक बताया कि ये पढ़ाऊंगा, उसमें तुमने देखा होगा मैंने भी नाम बोला कि डोमेन एंड रेंज, यानी फंक्शन कुछ होता है उसका हमें डोमेन और रेंज निकालना होता है। क्या होता है फंक्शन, क्या होता है डोमेन रेंज, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैंने भी नाम लिया कि फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना होता है, ठीक है। तो तुम देखो कि मैंने कलेक्ट किया जो किया है, तो कलेक्शन जो है वो भी टॉपिक वाइज है, मतलब कि फंक्शन में लास्ट 5 साल में जो पेपर आया वो तो है ही, उसमें भी मैंने क्लासीफाई कर दिया क्या कि डोमेन रेंज पे क्या क्या पूछा। पहले अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगी यहाँ पर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, इस पे लास्ट 5 साल में उन्होंने क्या पूछा है।
वो एग्जैक्ट कलेक्ट कर लिया। दूसरा टाइप अगर जाओगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जो मैंने भी नाम लिखा था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे लास्ट 5 साल में क्या पूछा वो मैंने कनेक्ट कर लिया। फिर तीसरा एक टॉपिक बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे लास्ट 5 साल में क्या पूछा वो मैंने कनेक्ट कर लिया। फिर चौथा मैंने बताया था इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन पे लास्ट 4 साल में 5 साल में क्या पूछा वो मैंने कनेक्ट कर लिया। तो पहला ही टॉपिक देखते, मान लो डोमेन एंड रेंज पे, ठीक है। तो लास्ट 5 साल में डोमेन निकालने पे उन्होंने क्या क्या पूछा है फंक्शन से, ठीक। तो अगर तुम गौर से देखोगे इसको तो तुम्हें नजर आएगी कि फंक्शन का तो मैंने ढेर सारा नाम लिया, लेकिन तुम देखोगे अगर ध्यान से तो तुम्हें दिखेगी कि ये 3 क्वेश्चन पे मेन फोकस कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? एक इन्वर्स ट्रिगो पे। बच्चों मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से दिखाऊंगा कि जो मैंने नाम लिया सारा का सारा उसी पे है कि नहीं। पहला मैंने बोला कि इन्वर्स ट्रिगो पे, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो। दूसरा वो लॉग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो क्या होता है इन्वर्स ट्रिगो, क्या होता है लॉग, मैं बताऊंगा अच्छे से। मैं तत्काल बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमारा पढ़ाई का सेंटर ऑफ पॉइंट क्या रहना चाहिए, हमारे पढ़ाई का 70 to 80% टाइम किस पे कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। तो मैंने क्या बोला, पहला कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि लॉग, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया कि मॉडुलस। ये जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को मिला के ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने लास्ट 5 साल में पूछा है, ठीक। इन्वर्स, उसके बाद मैंने क्या बोला लॉग, उसके बाद मैंने क्या बोला मॉड। अब आके तुम देखो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे इन्वर्स लिखा हुआ है, लगा हुआ है ना, और साथ में लॉग भी लगा हुआ है। मैं क्या बोला, इन्वर्स लॉग और मॉड, याद रखना इन्वर्स लॉग और मॉड, इसी 3 पे। अभी अगर गौर से देखो तो मैंने फंक्शन का 10 से 12 टाइप बोला, 10 से 12 नाम बोला ना, लेकिन 12 नाम में तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं 3 ही नाम बोल रहा हूँ जो बार बार ज़्यादातर वो पूछ रहे हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3rd में देखो फिर से देखो लॉग लगा हुआ है, फिर देखो इन्वर्स लगा हुआ है। तुम 4 आ जाओ, 4 में देखो फिर से देखो लॉग लगा हुआ है, ठीक है। अगर तुम 5 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, देखो फिर से इन्वर्स लगा हुआ है और लॉग लगा हुआ है। तुम्हें दिख रही है ये चीज़। उसके बाद तुम अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलो तो तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें फिर दिखेगी, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फिर से देखो तुम्हें वही इन्वर्स लगा हुआ है। फिर अगर तुम क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, फिर देखो यहाँ पे तुम्हारा लॉग लगा हुआ है। उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन नंबर 25 देखो तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो इन्वर्स लगा हुआ है, इन्वर्स लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो तो फिर से लॉग लगा हुआ है, इन्वर्स लगा हुआ है। तुम अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलो तुम्हें फिर दिखेगी क्वेश्चन नंबर 33 देखो, फिर से वही इन्वर्स लगा हुआ है। 34 देखो, वही तुम्हारा कॉस इन्वर्स और लॉग लगा हुआ है। उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 42 देखो तो फिर से वही इन्वर्स लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में चलो, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 44 देखो तो फिर से देखो वही साइन इन्वर्स लगा हुआ है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 48 देखो तो वही साइन इन्वर्स लगा हुआ है। उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर तुम चलो 53 देखो, वही देखो, या देखो लॉग लगा हुआ है। उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 56 देखो तो इन्वर्स लगा हुआ है। तो देखो इतने सारे, ये जो मैंने क्लासीफाई किया था, ये इतना सारा जो क्वेश्चन था सिर्फ डोमेन पे था। तो तुमने क्या देखा कि सिर्फ डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन तो ढेर सारा था लेकिन मेनली वो 3 पे फोकस कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? इन्वर्स पे कर रहे हैं, लॉग पे कर रहे हैं और मॉड पे कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम जितना भी दिन डोमेन पढ़ेंगे, जितना भी दिन, उसका 70% टाइम इसी 3 फंक्शन के डोमेन निकालने पे देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम जितना भी दिन डोमेन पढ़ेंगे उसका 70% टाइम इसी 3 फंक्शन के डोमेन निकालने पे देंगे, ठीक है। क्या क्या 3 फंक्शन? इन्वर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और बाकी जो 30% टाइम है उसमें हम लोग सारा फंक्शन का डोमेन निकालने पे समय देंगे। मतलब मैं ये एग्जांपल देके बताना बस यही चाह रहा था कि हमारा पढ़ाई का 70% टाइम उसी टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा जिस पे IIT ने लास्ट 5 साल में पेपर पूछा है, ठीक है। और जो हमारा 30% टाइम होगा उसमें पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं जब IIT क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70% टाइम IIT क्वेश्चन को बनाने में लगा देना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना 70% टाइम उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें जो थ्योरी यूज हुई, उसमें जो कॉन्सेप्ट हुआ, जैसे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, लॉग पे पूछा,
इन्वर्स पे पूछा और मॉड पे पूछा, तो लॉग की कॉन्सेप्ट, इन्वर्स की कॉन्सेप्ट और मॉड की कॉन्सेप्ट, इस पे हमारा 70% टाइम जाएगा। जितना दिन भी हम डोमेन पढ़ेंगे उस डोमेन पढ़ने का 70% टाइम इन तीनों के कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ने और प्लस इसका क्वेश्चन बनाने पे देंगे। मैं सीधे क्वेश्चन बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट 5 साल में उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट और जिस थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा, उस कॉन्सेप्ट और उस थ्योरी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और 70% टाइम उसी कॉन्सेप्ट और उसी थ्योरी को पढ़ने हम लोग देंगे जिस कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वही क्वेश्चन हम लोग बार बार बनाएंगे भी। बाकी जो हमारा 30% टाइम बचेगा उसमें लोग फुल सिलेबस पढ़ेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि जो हमारा आईआईटी का सिलेबस है हमें पूरा करके जाना है। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ के कुछ गए, वो नहीं आया और एक्स्ट्रा ही कुछ आ गया, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो लेकिन यानी 30% जो एक्स्ट्रा मैंने समय बताया उसमें हम लोग फुल सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे जो आईआईटी का हमारा सिलेबस है। लेकिन जो 70% टाइम है वो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, जिस पे वो आईआईटी ने लास्ट 5 साल में, जिस कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे आईआईटी ने लास्ट 5 साल में क्वेश्चन पूछा है, हमारा 70% टाइम उसी थ्योरी और उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने और उसी क्वेश्चन को बनाने में जाएगा जिस पे आईआईटी ने लास्ट 5 साल में क्वेश्चन पूछा है। बाकी 30% टाइम में आईआईटी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिखाने का पर्पस बच्चों मेरा यही था कि हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए, और ये सिर्फ मैथ में नहीं होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। और अगर कोई आपके दोस्त नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ से, तो नीट की भी प्रिपरेशन होती है हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी वही फोकस करना है कि जो लास्ट 5 साल में पेपर आया है उस टॉपिक से, तो हमारा 70% टाइम उसी कॉन्सेप्ट और उसी थ्योरी के आसपास होनी चाहिए। बाकी का 30% टाइम आप जो हमारा अदर सिलेबस है उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आते हैं अब अपने टॉपिक पे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कैलकुलस स्टार्ट करने वाले, और उसका पहला जो टॉपिक है फंक्शन, तो हम लोग उस पर आते हैं बच्चों। देखो मैंने बताया अभी तुरंत बच्चों कि हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और मैंने भी तुरंत बताया कि कैलकुलस में हर चीज़ को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक नॉर्मली और एक ग्राफिकली। ठीक है, ये ग्राफिकली क्या होता है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से कि मैंने बताया था अभी तुरंत एक चीज़ और, कि मैंने जो चीज़ भी बोला मैंने तो बहुत फास्टली बोल दिया, आप लोग को लग रहा है कि सर तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ बच्चों वो सब इस पीपीटी पे लिखा हुआ है और उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। मैंने जिस ऑर्डर में बोला कैलकुलस का टॉपिक, देखो वो उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। मैंने जिस ऑर्डर में बोला फंक्शन का टॉपिक, आगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसी ऑर्डर में आपको लिखा मिलेगा। तो मैं जो भी बोलूँगा वो पीपीटी पे लिखा रहेगा, आप इस बात का टेंशन नहीं लेना कि सर इतना फास्ट बता रहे। दूसरी चीज़ कि अगर बहुत ज़्यादा कभी फास्ट लगे बच्चों, तो आईटी का आप जानते हो पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग उन्नयन बिहार में नॉर्मल क्लासेज लेते हैं बच्चों 11th-12th में, तो वहाँ एक चीज़ को 3-3 बार बोलते हैं ताकि बच्चे थोड़े से समझ सके। लेकिन चूंकि आईटी क्लास से आपको पता है कि आईटी का सिलेबस 11th-12th के सिलेबस से 10 गुना बड़ा होता है, तो उसमें एक चीज़ को 3 बार नहीं बोल सकते। कोशिश करूँगा बोलने का 2 बार, बट अगर एक बार भी बोल के निकलूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ये तो अभी लाइव आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसको पीछे बैक करके आप आराम से उसको समझ सकते हो। ठीक है, 2 बार 3 बार बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने अभी तुरंत बताया बच्चों कि कैलकुलस का ये 8 टॉपिक है। ठीक, और मैंने साथ में साथ आपको ये भी बताया कि ये सारा का सारा 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, एक नॉर्मली और एक ग्राफिकली। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सारे टॉपिक का मतलब मैं बता देता हूँ कि होता क्या है ये चीज़, फंक्शन है क्या, लिमिट है क्या, कंटिन्यूटी है क्या, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, फिर मैथमेटिकली तो अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों, फंक्शन का मतलब मोटा मोटी बेसिकली ये समझना कि ये एक रास्ता होता है, या उसको आप कर्व बोल सकते हो या इसको पाथ बोल सकते हो, इस टाइप का। सपोज करो कि इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है तो ये फंक्शन है, अब यही समझना। तो फंक्शन एक रास्ता है, एक पाथ है। ठीक, अब अगर वो एक रास्ता है तो ध्यान देना फंक्शन एक रास्ता है, अब उसी रास्ता का हम लोग लिमिट निकालते हैं, उसी रास्ता का हम लोग कंटिन्यूटी निकालते हैं। कंटिन्यूटी माने, अब देखो कंटिन्यूटी का हिंदी होता है लगातार, मतलब कि रास्ता अगर कंटिन्यूस है, जैसे ये रास्ता कंटिन्यूस है, बोलेंगे इस पॉइंट पे ये रास्ता कंटिन्यूस है। अगर यही रास्ता ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, तो हम बोलते कि इस पॉइंट पे ये रास्ता कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ब्रेक हो गया। तो फंक्शन का मतलब रास्ता, लिमिट
मैं बताता हूँ, लेकिन लिमिट भी उसी रास्ते का निकलता है। कंटिन्यूटी का मतलब समझ गए कि अगर रास्ता लगातार है तो बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर वो फंक्शन ब्रेक हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो रास्ता क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है स्मूथनेस। स्मूथ में मतलब होता है कि एकाएक तीखा नहीं मुड़े वो। जैसे आप खुद देखो, मैं दो रास्ता बना रहा हूँ, देखो एक रास्ता ये है और मैं दूसरा रास्ता बनाया ये। अब गौर से देखो तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि यहाँ तीखा हो गया, आया और तीखे से उमड़ गया। लेकिन तुम्हें यहाँ देखो तो यहाँ तुमको लगे कि नहीं, एकदम पूरा एकदम जैसे हम लोग रोड मुड़ता है उस तरीके से मुड़ा। तुम आराम से बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि तीखा मुड़ हो गया। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो बेसिक सा मतलब है डिफरेंशिएबल का मतलब होता है स्मूथ, कि अगर उस पॉइंट पे वो स्मूथ है वो रास्ता तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर उस पॉइंट पे स्मूथ नहीं है, तीखा पॉइंट बन रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये रास्ता इस पॉइंट पे तीखा बना रहा है, इसलिए बोलेंगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। आप इस पॉइंट पे देख सकते हो कि ये रास्ता तीखा नहीं बना रहा, आराम से मुड़ रहा है, स्मूथ है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशियबिलिटी का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ है कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग मैथ में पढ़ते हैं वो 5 मेनली यूज पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं रेट को मेजर करने के लिए। आप फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, जब आपका फिजिक्स स्टार्ट हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि चार्ज है, चार्ज से जब हम लोग करंट पे आते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि वेलोसिटी है, मान लो सपोज करो कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दे दिया। आप जब उसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते हो तो उससे वेलोसिटी आ जाती है, फिर डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हो तो आप देखते हो कि एक्सेलरेशन आ जाती है। मतलब कि डिफरेंशिएशन का जो यूज है वो रेट को मेजर करने में है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन का, वो है रेट को मेजर करने में, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालने में। सपोज करो कि आपसे कोई पूछता था कि 49 का रूट, तो आप बोलते थे 7। अगर बोलता कि 4.9 का मान लेते हैं कि रूट, तो भी आप कुछ बोल देते थे। लेकिन सपोज करो कि आपको किसी ने बोला कि 5.9 है, इसका पावर आप 1/10 निकालो, 1/1000 निकालो। तो इस टाइप का जो वैल्यू है जिसको हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं, ये भी बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके निकाल लेते हैं। तीसरा यूज है बच्चों टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल, जैसे मान लो सपोज करो कोई रास्ता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, मान लो कोई रास्ता है, अब इस पे जो टेंजेंट जाएगा इसकी स्लोप कैसे निकालनी है, या इस पे जो नॉर्मल खींची जाएगी उसकी स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, ऐसे 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ो जान लो कुछ होता है ये। तो उसकी स्लोप निकालने के लिए हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो चेक करने के लिए बच्चों हम लोग को डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। इंक्रीजिंग मतलब मान लो देखो, इंक्रीजिंग का हिंदी होता है बढ़ता हुआ। अभी तुरंत मैंने बताया कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब फंक्शन का ही पढ़ते हैं। तो मैं जो भी नाम बोल रहा हूँ सब कुछ फंक्शन का ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन का यूज, मैंने 2 यूज तो बताया अभी। सबसे पहला यूज क्या बताया, सबसे पहला यूज बताया रेट मेजर। दूसरा यूज क्या बताया, अप्रॉक्स वैल्यू। तीसरा यूज मैंने क्या बताया, टेंजेंट नॉर्मल। चौथा यूज में क्या बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ता घटता। मान लो सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि ये रास्ता है, मान लो, तो आपको दिख रहा होगा कि ये रास्ता यहाँ से इतना दूर ये घटता हुआ लग रहा है आपको, फिर ये आपको क्या लग रहा है, बढ़ता हुआ। तो जो घटता हुआ है यही आपका डिक्रीजिंग हो गया, जो बढ़ता हुआ है वही आपका इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो कोई रास्ता घट रहा है मतलब नीचे की ओर आ रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो घटते हुए को हम लोग डिक्रीजिंग बोलते हैं और बढ़ते हुए को हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और चेक करने के लिए भी बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ये तो 4 हो गया। 5वां यूज बच्चों डिफरेंशिएशन का है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। जैसे सपोज करो कि मान लो कि यहाँ पे इंडिया है, मान लो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ से मान लो किसी एक रास्ते से वहाँ दुश्मन देश का मान लो सेना आ रहा है, ठीक है। हमारा सोल्जर मान लो यहाँ बैठा है। अब तुम खुद देखो, अगर हम बोले कि वो किस, अब मान लो इस हेलीकॉप्टर एक रास्ता बना करके दुश्मन कंट्री से मान लो कि वो आ रहा है, मान लो ये पाकिस्तान और इंडिया है, ये हेलीकॉप्टर से ऐसे 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 करके वो आ रहा है, ठीक है। अब हमारा मान लो कि सोल्जर यहाँ बैठा है, अब वो देख रहा है कि जब हमारा नियरेस्ट पॉइंट पे आएगा तो हम उसको शूट कर देंगे। अब तुम खुद देखो, यहाँ बैठा है तो एक ऐसा पोजीशन तो है ना जहाँ से लग रहा है कि सबसे नज़दीक है वो। जैसे मान लो यहाँ और यहाँ कंपेयर में तुमको दिखेगा कि ये सबसे नज़दीक दिख रहा है अगर हमारा सोल्जर यहाँ बैठा है तो, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो शूट कर देगा वो।
तो वो शूट कब करेगा, शूट तब करेगा जबकि वो एकदम नज़दीक से नज़दीक डिस्टेंस पे है। तो ये पहले से अगर हमको वो रास्ता पता हो, हम कहाँ पे फिक्स हैं वो पता हो, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब हमारा मिनिमम वैल्यू होगा उस केस में हम शूट कर देंगे। तो उन सब केसेस के लिए बच्चों वो जो मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ सब में भी हम लोग बच्चों डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन का मैंने 5 यूज बताया। तो वही 5 यूज बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ऐसे आप लोगों ने नाम तो सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस टाइप का कोई सांप का साइन आया होगा, ये जो सांप का साइन है यही होता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जैसे ढेर सारा यूज है, जब आगे पढ़ोगे भी, जब 11th क्लास में, सॉरी इंटीग्रेशन तो 12th से स्टार्ट है, जैसे जैसे आपकी क्लासेज आगे बढ़ेगी, BSc MSc आगे बढ़ोगे, ये इंटीग्रेशन पूरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी कैलकुलस है ना, आगे आने वाले टाइम में ये डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में पार्ट हो जाता है। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में सारी डिफरेंशिएशन की चीज़ें और इंटीग्रल कैलकुलस में सारी इंटीग्रेशन की चीज़ें। तो इंटीग्रेशन का तो ढेर सारा यूज है, लेकिन तत्काल आप समझ लो कि एरिया निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एरिया जैसे आप लोगों ने 10th क्लास तक क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर्कल का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, इन सब चीज़ों का आप एरिया निकालते हो। लेकिन आपने जो भी एरिया निकाला वो फिक्स बनाया फिगर था, 4-5 ही का तो आपने एरिया निकाला। किसका निकाला, देखो त्रिभुज का निकाला, चतुर्भुज का निकाला, वृत्त का निकाला। चतुर्भुज में आपने समांतर, समलंब, क्या बोलते हैं, आयत, वर्ग, ये सब का निकाला। लेकिन किसी टाइप का फिगर आ जाए, अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसे है, अब इसका एरिया बताइए आप, तब इसका एरिया बता ही नहीं सकते। आपने जो भी पढ़ा है परिभाषा या जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, उससे आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन से आप निकाल लेंगे इसका। सपोज करते हैं मान लो, सपोज करो कि इस टाइप का मैं फिगर बना देता हूँ। मान लो कि मैंने इस टाइप का फिगर बना दिया और मैं बोलता है कि इतना दूर का एरिया बताओ। तब ये सब जो एरिया है ना बच्चों, आप बिना इंटीग्रेशन के नहीं निकाल पाओगे। तो इंटीग्रेशन समझ गए क्यों आया। तो इंटीग्रेशन का यूज अभी वही मैंने लिखा है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। मतलब कि पहले तो इंटीग्रेशन सीखें कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, फिर उस इंटीग्रेशन का यूज पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो उस इंटीग्रेशन का यूज तो ढेर सारा है, लेकिन हम लोग को जो 12th में मेन पढ़ना है, जो IIT JEE के सिलेबस में है, उसमें मेनली यही 2 चीज़ पढ़ना होता है, एक एरिया निकालने के लिए और फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पे। जबकि इंटीग्रेशन का ढेर सारा यूज, जैसे आपको वॉल्यूम निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। फिर आगे जैसे आप फिजिक्स का जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें सब में इंटीग्रेशन का यूज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इंटीग्रेशन ढेर सारा यूज है, लेकिन तत्काल यहाँ पे एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और आगे क्लास में आयतन, वॉल्यूम, इन सब में भी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन समझ गए, एरिया समझ गए। एरिया बाउंडेड बाई कर्व क्यों लिखा, क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने जो एरिया पढ़े थे वो सिंपल चतुर्भुज, आयत, ये सब का पढ़े थे। अब जो होगा वो कर्व के अंदर ही एरिया बनेगा। जैसे मान लो, सपोज करो, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि सपोज करो कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब इस टाइप का मान लो कोई फिगर बनेगा और यहाँ से यहाँ रहेगा, आपको बोलेगा कि एरिया निकालो। तो आपने जो ये एरिया निकाला वो किसके अंदर का निकाला, कर्व के अंदर का ही तो निकाला। ये क्या है, ये कर्व ही तो है। कर्व मतलब देखो एक्चुअली 2 चीज़ें होती है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व। मान लो कि अगर ये सीधा है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, इसके अलावा जहाँ भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ लाइन हुआ तो उसको हम लोग कर्व बोल देंगे। स्ट्रेट लाइन को भी कर्व के तौर पे बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि सीधा होता है इसलिए हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। इसके अलावा मान लो ऐसे ये हो गया, जैसे वृत्त है तो वो भी एक कर्व हो गया। मान लो इस टाइप का फिगर बन गया, इसको पैराबोला बोलते हैं, वो भी एक कर्व है। इस टाइप का फिगर बन गया, वो एक एलिप्स हो गया, वो भी एक कर्व है। इस टाइप का फिगर बन गया, वो एक हाइपरबोला हो गया, वो भी एक कर्व है। तो 11th हम लोग कोऑर्डिनेट में ये सब पढ़ते हैं, ये सब को हम लोग कर्व बोलते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा हो रास्ता उसको कर्व बोलते हैं। ठीक, तो एरिया अंडर कर्व मतलब यही हुआ कि ये जो कर्व बना, ये बना, ये बना, ये बना, इसके अंदर जो एरिया हुआ वही एरिया निकालना। और उस एरिया को निकालने में बच्चों हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको एरिया बाउंडेड बाई कर्व बोले या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोले, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हो गया लास्ट में बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, जैसे हम लोग ढेर सारा टाइप का इक्वेशन पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग पहले पढ़े अलजेब्रिक इक्वेशन। सपोज करो कि ऐसा कुछ लिख दिया x + 4 = 5, ये भी तो इक्वेशन है, लेकिन इसको कैसा इक्वेशन बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर कोई लिख दिया sin x + 4 = 0, मान लो कुछ भी लिख दिया,
तो ये भी तो एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, इधर कुछ हो बीच में बराबर का साइन हो, उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन, लेकिन अलजेब्रा है तो इसको अलजेब्रिक बोलते हैं। इसमें ट्रिगो यूज होगा, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोल दिए। वैसे ही मान लो कि EX + 4 = 5, ये भी एक इक्वेशन है, तो इसको देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि ई जब होता है इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये क्या है, आगे आने वाली क्लासेज में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक्स वो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा फंक्शन में। तत्काल ये जान लो कि e⁻x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो EX + 4 = 5 लिखा हुआ, इसलिए कैसा फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है log x + 4 = 5, इस टाइप से कुछ, तो ये भी तो एक इक्वेशन है, इसको हम लोग बोल देंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। सपोज करो कि मैंने कहीं पे लिख दिया sin 1x + 4 = 0, मान लो इस टाइप से लिख दिया मैंने कि मैंने लिख दिया sin 1x + 4 = 5। देखो ये भी तो एक इक्वेशन है, लेकिन ये कैसा इक्वेशन है, ये इन्वर्स इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो ये इन्वर्स इक्वेशन हो गया, ये लॉगरिक इक्वेशन हो गया, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो उस फंक्शन में जो टर्म यूज हुआ उसके नाम पे वो हमारा इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी इक्वेशन में dy/dx आ जाए, मान लो इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखा जाए, क्या लिखा मैंने, dy/dx + 4 = 5, इस टाइप का कोई समीकरण आ जाए तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। जैसे फंक्शन के नाम के आधार पे वो इक्वेशन का नाम पड़ जाता है। तो अगर किसी इक्वेशन में dy/dx आ गया, तो dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन आ गया तो उसको बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे उससे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा वो क्या रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन तत्काल ये जान लो किसी इक्वेशन में अगर डिफरेंशिएशन आ गया यानी dy/dx आ गया तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके ही बच्चों ढेर सारे यूज कहने का मतलब कि सारी कैलकुलस एक तरफ और डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरफ, क्योंकि आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन एक पूरा मैथ का ब्रांच बन जाता है। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके पूरे का पूरा जो हेड है उसको यही रन करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो फिजिक्स वगैरह उसमें सबसे ज़्यादा यूज डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे चल के सारे ब्रांचेज में, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हो तो वहाँ जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या वहाँ जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये काफ़ी डेप्थ होता चला जाता है। अभी तो आपका एक चैप्टर है, आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ही बहुत बड़ा ब्रांच हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा जो कैलकुलस है उसके 8 टॉपिक है, ठीक है। अब इस 8 टॉपिक का मैंने मतलब तो बता दिया ओरली, लेकिन मैं इसे ग्राफिकली आपको समझाना चाहता हूँ कि इस 8 का मतलब क्या है। मैं एक फंक्शन लेता हूँ और उस फंक्शन में मैं 8 चीज़ को आपको बताता हूँ कि वो 8 चीज़ क्या बता रहा है उस फंक्शन में, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, मान लो सपोज करो कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन एक आसान सा फंक्शन ले रहा हूँ जिस फंक्शन से आपको समझ में आ जाए। टफ फंक्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी फंक्शन पढ़ाया नहीं है आपको, तो आप फंक्शन जानते भी नहीं कि वो होता क्या है। लेकिन मैं एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे आराम से कि ये सब चीज़ क्या है, ठीक है। देखो जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y = mod x, मान लो मैंने एक फंक्शन लिया y = mod x, ठीक है। अब देखो मैंने भी तुरंत बताया था कि फंक्शन होता क्या है, तो बस एक रास्ता होता है और वो कुछ होता नहीं है। जैसे क्या रास्ता है, ज़रा ध्यान से देखो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एक मिनट, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना इस टाइप से। सपोज करो कि x + y = 4। अब वो याद होगा, हम 10th क्लास पढ़ा था तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़ा था। उसको हल करने का आपने 4 मेथड सीखा था। क्या क्या मेथड सीखा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, एक एलिमिनेशन मेथड सीखा था, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था और चौथा सीखा था ग्राफिकल मेथड। आपको याद आया ग्राफिकल मेथड, उसमें ग्राफ खींचते थे। वही ग्राफ अब यहाँ पे आने वाली है, बस वहाँ सिर्फ आपने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखा, लेकिन अब यहाँ सब सारी कहानी अब ग्राफ पे ही बनेगी, सारा कैलकुलस ग्राफ पे ही चलेगा। जैसे ये था तो इसको इस टाइप का आपको 2 समीकरण देता था, आपको याद होगा कि इस टाइप को आपको 2 समीकरण देता था और आपको बोलता था कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता था बोर्ड में और एक ग्राफ पेपर आपको देता था और आप उस पर इसको सॉल्व करते थे। आपको अच्छे से याद होगा तो आप कैसे करते थे इसको, ज़रा याद करो। तो आप इसका ग्राफ खींचते थे पहले, फिर इसका ग्राफ आप खींचते थे और फिर दोनों ग्राफ जहाँ पे कट जाती थी वही आपके आंसर होती थी। याद आया, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे खींचते थे, अगर आप इसका ग्राफ खींचते थे तब याद करो आप इस टाइप से कुछ लिखते थे। y को एक तरफ लिख देते थे, बाकी सबको उधर लेके जाते थे। चलो लेके जाते, सपोज करो उधर लेके अगर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर था और x उधर चला गया तो 4 - x हो गया। फिर आप क्या करते थे, फिर आप बॉक्स बनाते थे,
याद करो, आप बॉक्स बनाते थे, यहाँ x यहाँ y, x की अलग अलग वैल्यू लेते थे, फिर y की अलग अलग वैल्यू आती थी। सपोज करो आपने x लिया, सॉरी x की जगह 2 लिया, तो 4 - 2 कितना हो गया, ये 2 हो गया। सपोज करो कि फिर x की जगह आपने 3 लिया, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ये हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, इसके बाद आप इस टाइप से कुछ बनाते थे, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, उस पर आप लोग पॉइंट लिखते थे, x2 और y2। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, x2 y2 आपका ये पॉइंट होता था, याद करो। फिर x3 और y1, x3 तो यहाँ है, y1 यहाँ है। फिर आप क्या करते थे कि आप ये दोनों पॉइंट को मिला देते थे, ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट को मिला देते थे, ठीक। यही काम आप इसमें करते थे, खींचते थे और कहीं पे वो कट जाता था और जहाँ कटता था वही हमारा आंसर होता था। तो मेरा पर्पस इसका आंसर निकालना नहीं है, मेरा पर्पस आपको ये बताना है कि आप जो इसको ड्रॉ करते थे, इसका जो ग्राफ खींचते थे, वो क्या आता था, वो इस टाइप से कुछ लाइन आता था। लाइन माने ये एक रास्ता आता था, ये रास्ता भी तो कह सकते हैं, कोई आदमी यहाँ चलना शुरू कर देगा, रास्ता जा रहा है वो। तो आप जब इसका ग्राफ खींचते थे तो वो कुछ नहीं आता था, एक रास्ता आता था। ये अलग बात है कि सीधा रास्ता है, अभी कुछ और देंगे तो रास्ता टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन था तो वो रास्ता। इसका मतलब कि आपने इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया वो एक रास्ता था, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फंक्शन एक रास्ता होता है, रास्ता होता है। इसका मतलब कि आपने जो पढ़ा था बच्चों 10th क्लास में, वो एक फंक्शन ही था, बस आपको पता नहीं था कि ये फंक्शन है। हाँ, और लिखने का तरीका भी अलग था। जैसे उस वक्त क्या लिखता था, उस वक्त वो लिखता था x + y = 4, ठीक है। अब वो क्या लिखेगा, अब वो लिखेगा ऐसे y = 4 - x, बस लिखने का तरीका अलग है। ध्यान से देखो, 10th में ऐसे लिखा था x + y = 4, अब लिखेगा y = 4 - x, दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप वहाँ पे समीकरण बोल देते थे और यहाँ पर आप इसको क्या बोल दोगे, यहाँ पर आप उसको फंक्शन बोल दोगे, बस इतना ही सा अंतर है। वहाँ पे समीकरण बोलते थे, यहाँ पर इसको क्या बोल दोगे, फंक्शन बोल दोगे, ठीक है। और क्या अंतर है, और अंतर ये है कि वहाँ पर सिर्फ x और y दोनों का पावर एक एक ही रहता था, लेकिन यहाँ पर बदलेगा, x की पावर सिर्फ यहाँ एक नहीं रहेगी, 1 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो x के पावर बदलेंगे, लेकिन अगर x का पावर 1 रहा तो इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये आपका समीकरण यानी इक्वेशन हुआ करता था और ये आपका क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ से फंक्शन कहलाएगा, ठीक। तो यानी कि फंक्शन इस टाइप से आपको कुछ लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बच्चों, कि y = कुछ आपको इस टाइप से दे देगा, मान ली 4 + x 4 - x, या y = x², इस टाइप से कुछ भी दे देगा वो, ठीक। तो इस टाइप से दे दिया तो आपको समझ जाना है कि अब हमारा ये क्या है, फंक्शन है, ठीक। ऐसे फंक्शन क्या है मैं अच्छे से बताऊंगा, इसका प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा। और फंक्शन को 2-3 तरीके से लिखते हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखते, 2-3 तरीके से लिखते हैं। मैं सब लिख के बताऊंगा शॉर्ट में, चूँकि मैं इन सब का मतलब ग्राफ से बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट में टू द पॉइंट बस इतना बता देना चाह रहा हूँ कि फंक्शन इस टाइप से लिखा रहेगा आपको। इधर एक तरफ y रहेगा, एक तरफ x के टर्म में चीज़ें लिखी रहेगी, तो एक तरफ सिर्फ y, एक तरफ x के टर्म में ढेर सारी चीज़ें लिखी रहेगी, तो उसको आपको समझना है फंक्शन, ठीक। और क्या होता है ये फंक्शन, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक रास्ता हमें बताएगा, वो रास्ता सीधा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी लिखा रहेगा उसको तत्काल हम लोग क्या मानेंगे, अभी फंक्शन मानेंगे, ठीक है। आगे डिटेल में फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखो बच्चों, यानी इस टाइप से कुछ भी लिखा रहेगा तो उसको हम लोग फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। इसका मतलब y = mod x भी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि y = कुछ भी लिखा है तो वो फंक्शन है। तो y इस टाइप से कुछ भी लिखा है तो वो फंक्शन है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि फंक्शन क्या है, यानी एक रास्ता है। और जब ये रास्ता है, अगर ये फंक्शन है तो एक रास्ता है, तब उसी रास्ता से हम ये सब कुछ समझेंगे कि उस रास्ते पे ये क्या बताया, ये क्या बताया, ये क्या बताया, ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इधर मैं मिटा देता हूँ, फिर इसको हम लोग आराम से इस पर डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ सबको, सॉरी, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि देखने में तुम्हें दिक्कत ना हो। आ जाओ इस पे। अब देखो, मैंने बोला कि ये भी एक रास्ता है, तो लिखा मैंने क्या है, y = इसको पढ़ते हैं mod x। पहले इसको समझते हैं कि मॉड होता क्या है। देखो, मॉड जो होता है वो दुनिया का सबसे पॉजिटिव घर होता है।
वो एक ऐसा घर है कि जिसके अंदर जाने पे लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो पॉजिटिव होकर निकलते हैं। जैसे हम लोग जब किसी स्पिरिचुअल गुरु जी के पास जाते हैं या किसी कहीं पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो वहाँ से जब निकलते हैं तो पॉजिटिव होकर निकलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये मॉड भी है, इसके अंदर जो गया उससे बाहर पॉजिटिव होकर ही निकलता। मतलब ये कहना है कि मान सपोज करो कि मॉड है, इसके अंदर 4 है, तो इस घर से निकला तो पहले से तो ये प्लस था ही, तो प्लस ही रहा। लेकिन अगर मान लो कि इस मॉड के अंदर हम -4 डाल देते हैं, कितना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था, देखो पूरा आगे ही नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन जब ये निकलेगा बाहर तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि मॉड एक पॉजिटिव घर है, इसके अंदर जो भी जाता है उससे क्या होकर निकलता है, वो पॉजिटिव होकर निकलता है। तो मॉड का मतलब बस इतना ही समझना है कि उससे बाहर जो निकलेगा, निकलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6, तो आपको बोलना है सर ये 6 होगा। अगर मैं बोलूँ कि -6, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। यानी मॉड के बाहर निकलने के बाद कभी भी वो नेगेटिव नहीं रहता। तत्काल आप इतना समझ जाओ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये मैंने बताया कि एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो इसकी ग्राफ जरूर खींची जाएगी। एक रास्ता है तो रास्ता तो ड्रॉ होगा। अब इसको रास्ता को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। सपोज करते हैं x की जगह 1 लेते हैं, तो आप मुझे बताना कि y की वैल्यू कितनी आएगी। 1 का मॉड अगर निकालो तो कितनी आएगी, 1 का मॉड तो 1 ही होता, तो चलो 1 ही आएगी। अगर मैं x की जगह -1 ले लूँ तो y कितनी बोलोगे आप, -1 की जब मॉड निकालोगे तो 1 ही आएगी, मैंने अभी तुरंत बताया, चलो ठीक है। अगर आप x 0 ले लो, अगर x 0 लेते हो तो y कितनी आएगी, 0 का मॉड तो 0 होएगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं, ये तो 0 ही आएगी। अगर आप x सपोज करो, चलो इतना ही से खींचते हैं, इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत क्या है, स्टेट ही होगा तो ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसा आता है। एक बार मैं खींच के बता रहा हूँ, बार बार याद रखें कैसा होता है। v होता है y = mod x ग्राफ, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि सीधे मतलब कैसे हो गया ये चीज़, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखें कैसा होता है, तो ऐसा होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। अब उससे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक। चलो देखो, x पे 0, y पे 0, हमें पता है कि यही पॉइंट होगा 0 0, ठीक है। x पे 1, y पे 1, तुम ध्यान से देखो, x पे 1, y पे 1, यही पॉइंट हुआ। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो देखो ऐसे गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x पे -1, y पे 1, x पे -1, y पे 1, तो पॉइंट तो ये होगा। अगर तुम इसको मिला दोगे तो ये होगा। मैंने पहले ही बोला था कि y = mod x का जब ग्राफ खींचोगे तो v बनती है, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम से याद रखना, मैं जब भी बोलूँ y = mod x तो याद रहना चाहिए ऐसे। ग्राफ जितना याद रहेगा IIT क्वेश्चन उतने चुटकी में बनेंगे बिना पेपर पेन के। ग्राफ पे जितना कम कमांड रहेगा उतनी ही देर से IIT क्वेश्चन बनेंगे। अभी तुम खाली देखना कि तुम्हें सिर्फ ग्राफ याद है अगर, तो IIT क्वेश्चन बनाने के लिए पेपर पेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। याद नहीं है तब तो फिर तो दिक्कत है। तो याद रखना है y = mod x, 0 पे v बना देनी है, ठीक है। ये हो गया। तो अभी तुरंत देखा हमने क्या, ये एक फंक्शन था और ये इस फंक्शन का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि सारा चीज़ एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी समझते हैं, लिमिट सबसे लास्ट में समझेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद समझेंगे। देखो बच्चों, कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी मैंने बताया कि देखो नाम से क्लियर है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी और एक चीज़ और मैंने बोला कि जितना कुछ निकालेंगे सब किसका निकालेंगे, फंक्शन का ही निकालेंगे, यानी उसी रास्ते का सब कुछ चेक करते, सब कुछ निकालते। तो जो कंटिन्यूटी है उसी फंक्शन, उसी रास्ते का कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब उस रास्ते का यानी उस फंक्शन का ये चेक करना कि वो रास्ता कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुआ, कहीं टूट तो नहीं गया, कहीं बीच में खाई तो नहीं आ गया। जैसे अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ कि ये फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको निकालने का अलग तरीका है, ठीक है। उसमें तुम निकालोगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, फिर निकालोगे RH राइट हैंड डेरिवेटिव्स, फिर निकालोगे उस पॉइंट पे FA, फिर देखोगे कि तीनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। अगर वो बराबर हो गया तब तुम बोलोगे कि वो कंटिन्यूअस है, नहीं बराबर हुआ तो तुम बोलोगे कि नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने LHD जो बोला वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बोल दिया। कंटिन्यूटी के लिए निकालते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब फिर निकालते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, फिर निकालते हैं उसी पॉइंट पर कि FA कि उस पॉइंट पर। अब देखो बच्चों, ये जब तीनों बराबर हो जाते तब बोलते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं होते तो बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो मैथमेटिकली प्रोसेस हुई। अब वो टिपिकल सुनने में भी लग रहा है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, देख के वो डेंजर नाम लग रहा है।
तो वो तो मैथमेटिकली अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, वो थोड़ा लंबा जाएगा, आधा एक पेज में बनेगा। लेकिन हम ग्राफ से अगर देखना चाहें तो ग्राफ से कंटिन्यूटी का मतलब तो बस इतना ही सा है कि उस पॉइंट पे ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम तुमसे पूछ रहे थे कि 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तुम खुद देखो कि क्या x इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। तो दिख रहा है कि नहीं टूट रहा है, ब्रेक तो हुआ नहीं। कहाँ ब्रेक हुआ, देखो तो ऐसे आया है और ऐसे चला गया, ब्रेक तो हुआ नहीं। ब्रेक मतलब होता ऐसे होता, ब्रेक का मतलब ऐसे होता है, कैसे आया यहाँ रुक गया फिर ऐसे गया, यहाँ पे ग्राफ टूट गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा होता है तब बोलते हैं कि वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसा तो हुआ नहीं है, आया 0 पर चला गया, तो यानी कि ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। तो हम लोग ग्राफ देख के सीधे बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी अगर यही क्वेश्चन रहता है, तुम्हें बोलता है कि बताओ y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तुम्हें याद है ग्राफ जैसे जाता नहीं, ग्राफ तो ब्रेक नहीं हो रहा, सीधे बोलते हो कि नहीं है। मैथमेटिकली तो कितना लंबा होता है, LHL निकालो RHL निकालो फलना फलना, ठीक है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट समझिए ग्राफ से कि फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी जैसे कंटिन्यूअस का मतलब था कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि फंक्शन स्मूथ होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, मतलब वो जो रास्ता है यानी जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनना चाहिए। जैसे अब y इक्वल टू मॉड x की बात करते हैं, इस पॉइंट पे आके तुम देखो, अगर मैं पूछूं कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू मॉड x जो है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तब डिफरेंशिएबिलिटी की भी अलग मैथमेटिकल प्रोसेस है। वहाँ निकालते हैं LHD, कंटिन्यूटी और लिमिट के लिए क्या निकाले थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए निकालेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, फिर निकालेंगे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव्स। अगर दोनों बराबर हो गए तो बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं हुए तो बोलते नहीं है। ये तो मैथमेटिकली हुआ, कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ। लेकिन डिफरेंशिएबल का मतलब अगर हम जानते हैं और हमें ग्राफ हमारे माइंड में फिक्स है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मन में ही ग्राफ रहेगा और हम सीधा देख लेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ है कि नहीं है। अगर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तो बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है स्मूथ है तो बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर तुम गौर से देखो तो 0 पर क्या लग रहा है तुम्हें कि ये फंक्शन स्मूथ है कि नहीं है, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है स्मूथ बन रहा है। देखो दो टाइप से फिगर है, एक ये आया और निकल गया, तिरछा पॉइंट बना दिया, तीखा पॉइंट बना दिया। लेकिन अगर सपोज करो कि यही ग्राफ ऐसा होता, ध्यान से देखना, यही ग्राफ ऐसा होता, इन दोनों ग्राफ में तुम्हें फर्क दिख रहा है। ये ग्राफ क्या है, एकदम तीखा बन रहा है। तीखा कहने का मतलब कि ऐसे आया और ऐसे चला गया, एकदम पूरा वी टाइप का बन रहा है। देखो वी शेप बन रहा है, यहाँ पर वी शेप नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे आया ऐसे चला गया, ऐसा नहीं बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। तुम इन दोनों में फर्क तुम्हें दिख रहा होगा, इन दोनों पॉइंट में फर्क तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक तीखा पॉइंट बन रहा है। तीखा पॉइंट बनने का मतलब है कि वहाँ फंक्शन स्मूथ नहीं है, वो रास्ता स्मूथ नहीं है। रास्ता स्मूथ नहीं है इसका मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर रास्ता स्मूथ है, मतलब जैसे हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो कभी भी इस टाइप से थोड़ी होता है, रोड चेंज होता है, रोड धीरे धीरे बदलता है, इस टाइप से बदलता है। हाँ कहीं कहीं चौराहा है तो बात अलग है, अगर चौराहा नहीं है तो रोड धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि कभी भी गाड़ी एकाएक जाकर कैसे तो होगा नहीं। तो जहाँ भी तीखा मतलब रोड अगर धीरे धीरे मुड़ रहा है, स्मूथली घूम रहा है, तो समझ जाना है कि उस रास्ते पे, उस पॉइंट पे, उस रास्ते के उस पॉइंट पे जहाँ रोड धीरे धीरे आराम से घूम रहा है, स्मूथली घूम रहा है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर इस टाइप से है कि एकदम तीखा पॉइंट बना के एकाएक घूम गया, तो समझ जाना है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन यानी वो रास्ता डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब समझ गए, क्या समझे कि अगर उस पॉइंट पे वो रास्ता स्मूथ है तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, अगर उस पॉइंट पे वो रास्ता स्मूथ नहीं है इसका मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तुम डिफरेंशिएबल का मतलब भी समझ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, वो तो मैंने बताया कि यूज क्या है, वो तो पढ़ेंगे तुम लोग जानेंगे। फिर हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हें इसका एरिया निकालना हो जाता, मान लो तुम्हें इसका एरिया निकालना होता, तब तुम क्या करते, तो ये जो फंक्शन दी हुई थी इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेशन कर देते और इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेते कहाँ से कहाँ तक। ध्यान से देखो, सपोज करो मान लो यहाँ तक अगर लेता, ध्यान से देखो यहाँ तक होता, तो करना कुछ नहीं होता कि मान लो कि सपोज करो y एक्सिस से मिलाया है ना, तो देखो ध्यान, इधर से नहीं, इधर वाला नहीं लेंगे, ध्यान से देखो। अगर सपोज करो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें ये एरिया निकालना है,
तो करना क्या है कि इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, तो मान लो ये 0 है, सपोज करो कि ये पॉइंट अगर मान लो कि 2 रहता, तो 0 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे इस टाइप से, 0 से 2 इंटीग्रेट कर देते इस फंक्शन को, तो हमारी एरिया आ जाती। अब उसमें 2 से कभी गुना करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप से 2 फिगर है, जितना इधर बना है उतना इधर बना है। कभी इस टाइप का 4 फिगर बन गया तो 4 से गुना करनी पड़ जाती है। वो भी पढ़ाऊँगा इंटीग्रेशन, तो बताऊँगा कि कैसे उस एरिया निकालते हैं। तत्काल मैं बस ये बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का यूज यहाँ पर कैसे है। इतना ही सा है कि जो हमारा फंक्शन है उससे जो हम लोगों ने ग्राफ खींचा, जो रास्ता बनाया, उस रास्ते के अंदर जो एरिया आ रहा है बस उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, और जहाँ से जहाँ तक उस रास्ते को वो घेर रहा है वहाँ से वहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, तो उस रास्ते का एरिया हमारा निकल जाता है वो इंटीग्रेशन का यूज करके। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो तो जब आगे बच्चों पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ग्राफ का कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम, अच्छा एक चीज़ और बच गया, ये लिमिट, कि इस ग्राफ से लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट का क्या कनेक्शन है, ये बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्राफ पे लिमिट का क्या कनेक्शन है। देखो इसे मिटा दे रहा हूँ, ग्राफ कैसे बना था समझ गए थे तुम लोग। अब लिमिट का क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखना कि लिमिट आया कहाँ से और क्यों ज़रूरत है। सपोज करो कि कहीं पे लिखा हुआ है y = 1/x - 2, ये लिखा हुआ है। ठीक, इसका हमें मान लो ग्राफ खींचना है। ठीक, तुम ध्यान से देखो कि इसका तुम ग्राफ खींचते, इसका कुछ भी ग्राफ आता, मान लो सपोज करो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लो कि ये भी एक फंक्शन है, इसका तुम ग्राफ खींचते, इसका ग्राफ कुछ भी आता। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता बच्चों कि जहाँ पे इसका ग्राफ खिंचाता है नहीं, ग्राफ टूट जाता। जैसे सपोज करो कि तुम अगर x1 लेते, इससे y कुछ आता, कुछ तो आता। जैसे क्या आता, 1 - 2, ये 2 है बच्चों, 1 - 2 तो -1 हो गया, 1/-1 हो गया, तो उस केस में y -1 हो जाती। इस टाइप सपोज करो कि अगर x तुम 0 ले लेते तो y कितनी आ जाती, 0, y आ जाती तुम्हारी -1/2। ठीक है। इस टाइप से तुम x के कुछ भी वैल्यू लेते तो y कुछ ना कुछ आती, और फिर तुम जब सबको मिलाते तो एक रास्ता तुम्हें मिल जाता है। ठीक, लेकिन ऐसा हो सकता है ना बच्चों कि अगर तुमने x2 ले लिया, अब देखो y क्या आ जाएगी, वो दिक्कत आ गई, क्योंकि 2 - 2 तो 0 हो गया, 1/0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म। तो x तो तुमने 2 ले लिया लेकिन y आएगी ही नहीं, तो क्या रास्ता, तो वो पॉइंट तो फिर तुम्हें मिलेगा नहीं ग्राफ पे। x जैसे ही तुमने लिया तो उसके सामने y रहेगी, तब ना तुम उस पॉइंट लोगे, फिर उसको तुम उस रास्ते को मिलाओगे। लेकिन जैसे ही तुमने x2 लिया, उस केस में मान लो कि y तुम्हें कुछ मिले ही नहीं, वो पॉइंट तुम्हें दिखा ही नहीं, तो वहाँ तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो सपोज करो कि ये 2 रहता, मान लो कि ये रास्ता ऐसे आ रहा होता, ध्यान से देखो, मान लो इस रास्ता ऐसे आ रहा होता। अब अगर तुमने x2 ले लिया, उसके से तो y मिला ही नहीं, लेकिन फिर अगर तुमने 2 के बाद कुछ लिया, अगर तुमने x के बराबर 2.1 ले लिया तो y कुछ ना कुछ तो आ जाएगी, क्योंकि जैसे तुमने 2.1 लिया तो 2.1 - 2 तो 0.1 हो गया, फिर 1/0.1 कुछ तो आई, तो y तुम्हारी कुछ तो आ गई। ठीक है। फिर अगर तुमने x.2.2 ले लिया तो भी y कुछ आ गई, मतलब कि इसके बाद से फिर ग्राफ शुरू हो गई, ये भी ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर तुमने 2 लिया था तो उस केस में तो y तुम्हारी कुछ आई ही नहीं। अच्छा, 2 से पहले अगर तुम कुछ लेते तो भी ठीक था। जैसे सपोज करो कि x की जगह तुमने 1.99 लिया, अगर तुमने x की जगह 1.99 लिया, ठीक है, अगर तुमने x की जगह 1.99 लिया तो उस केस में भी तो y कुछ ना कुछ आएगी। यहाँ मैं करता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर तुमने x की जगह 1.99 लिया तो भी तो y कुछ ना कुछ आएगी। देखो बच्चों, एक कमेंट आया है शायद कि फंक्शन विदाउट एनी वेरिएबल बना सकते हैं। हाँ बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। सपोज करो y = 4 ले लिया, ठीक है। देखो अगर मैंने लिखा, ध्यान से देखना, y = x + 1, अगर मैंने लिखा y = x² + 1, अगर मैंने लिखा y = x³ + 1, और मैंने लिख दिया सिर्फ y = 4। अब तुम देखो, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बस इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर फंक्शन, इसलिए बोलेंगे। और सारा अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि सिर्फ अलजेब्रा इसमें यूज हो रहा है, इसलिए ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है। अगर ट्रिगो होता तो ट्रिगोनोमेट्रिकल होता, लेकिन है तो सारा अलजेब्रिक, लेकिन
ओके ओके, है तो सारा अलजेब्रिक। एक बच्चों एक कमेंट्स आया है, सर नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल बच्चों, अभी जो मैंने लास्ट 5 साल के फंक्शन के जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए कि डोमेन पे ये क्वेश्चन आया, वो सारा का सारा पीडीएफ जो है बच्चों, पीडीएफ बना के आपको अभी मतलब बीच क्लास में या क्लास ख़त्म होती है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज इट इज़ मिल जाएगा। जो मैंने अभी 8 पेज का था वो जो मैंने अभी तुम्हें पीपीटी पे दिखाया, वो पूरा का पूरा उसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा लाइव क्लास में या क्लास के बाद। और मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा आईटी का, 2-3-4 क्वेश्चन बताऊंगा और मैं टिक भी करा दूंगा उससे कि कौन कौन क्वेश्चन उस टाइप के हैं। वो सारा आपको अगले क्लास तक, मेरी जब भी क्लास होगी अगले क्लास तक आप उसको बना के रखना, ठीक है। और जो डाउट होगी अगले क्लास में उसको पूछना। एक और डाउट आया, लॉगरिथमिक फंक्शन रिक्वायर्ड क्यों है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन रिक्वायर्ड इसलिए है बच्चों क्योंकि लॉग का बहुत ही ज़्यादा यूज है। लॉग जो बना है उससे हमारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हल हो जाते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लो कि तुम्हें दे दिया x to the power sin x, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करो। मान लो तुम्हें ये दे दिया कि x की पावर sin x है, उसका डिफ्रेंसिएशन करो। डिफ्रेंसिएशन तो मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन तुमने पूछा कि लॉगरिथमिक क्या मतलब, क्यों जरूरी क्यों है। मान लो तुम्हें दे दिया इसका डिफ्रेंसिएशन करो। अब देखो, अगर लॉग का कॉन्सेप्ट ना हो, तुम्हारे पास लॉग पता ना हो, तो तुम उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। और लॉग अगर पता हो तो मैथमेटिकली तो बना ही लोगे, मतलब आधे पेज में, और आईआईटी के लिए सीधे ट्रिक से इसका सीधा आंसर भी बता दोगे। तो लॉग इसीलिए ज़रूरत है। लॉग में 2-3-4 क्या खास बात होती है कि वो पावर को बाहर लेके चले आते हैं। लॉग जिन्होंने भी बनाया उसमें देखो ये रूल होती है, अगर लॉग m to the power n है तो इसकी रूल क्या हो जाती है कि n चला आता है आगे मल्टीप्लाई में। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा कि अगर m का पावर n है तो n बाहर आ जाएगी और log m लिखा जाएगा। तो तुमने क्या देखा, यहाँ पर ये पावर में था और आगे किस में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ भी वही चीज़ होगी, देखो साइन x पावर में है, लेकिन जैसे इसमें log लगाएंगे तो पावर वाला बाहर चला आएगा, यानी मल्टीप्लाई गुना के टर्म में आ जाएगा। फिर उसकी आराम से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। और भी ढेर सारा मैंने एक यूज़ बता दिया कि बिना लॉग जाने इसका डिफ्रेंसिएशन हम नहीं कर पाते। ऐसे ढेर सारा इंटीग्रेशन वगैरह में भी आएगा, ठीक है। तो दो अभी हमारे पास क्वेश्चन आए थे कि नोट्स वाला, तो नोट्स आपको मिल जाएगा अभी। और लॉग क्यों जरूरी है वो भी समझ गए। तीसरा देखो, किसी ने पूछा था कि बिना वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बच्चों, कि देखो मैंने ये लिखा और ये लिखा, इन चारों को देखो, इन चारों में तुम देखो कि सिर्फ अलजेब्रा ही है, एक्स ही है और कुछ ट्रिगो एक्सपोनेंशियल ये सब लगा नहीं है, ठीक। तो ये चारों हमारा अलजेब्रिक फंक्शन ही है, ठीक है। लेकिन चारों में क्या खास बात है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जब पावर 1 होती है तो उसको हम लोग लीनियर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ x की पावर 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। 2 है तो द्विघात समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, तुम नाम भी सुने होगे। अगर x की पावर 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि क्यूब का मतलब 3 होता है तो क्यूबिक फंक्शन हो गया। और जब x होती ही नहीं है तो उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, यानी x नहीं है तो सिर्फ जो वेरिएबल जब है ही नहीं तो सिर्फ कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो बिना वेरिएबल का भी फंक्शन हुआ, लेकिन उसको कैसा बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। मेरे ख्याल समझ गए होगे बच्चों। आगे हम लोग आते हैं, कहाँ पे थे बच्चों हम लोग, क्या पढ़ा रहे थे अभी, क्या पढ़ा रहे थे, हाँ ये पढ़ा रहे थे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट बता रहे थे। मतलब मैंने एक फंक्शन लिया था y = mod x, मैंने उसका ग्राफ खींचा था और उसी ग्राफ से मैंने सबका मतलब बताया था कि क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का। और मैं लास्ट में लिमिट का मतलब बच्चों में आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको लिमिट अच्छे से बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। लिमिट समझ लेंगे फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखो लॉग भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला था y = 1/x - 2 मैंने लिया था और इसमें मैं आपको लिमिट का मतलब बताना चाह रहा था। बीच में क्वेश्चन आ गया था तो मुझे फिर से बतानी पड़ेगी इसे। तो देखो मैंने बोला था कि देखो इसका ये एक फंक्शन है तो ऑटोमेटिक एक रास्ता है, जब इसका ग्राफ खींचोगे तो एक रास्ता बनेगी, ठीक। मैंने सबका मतलब बता दिया था। मैं बता रहा था लिमिट का मतलब कि वो क्या है, किसी के दिमाग में जो लिमिट आया सबसे पहले वो कहाँ से आया होगा, क्यों आया होगा, जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, यही तो करते थे कि x और y की डिफरेंट वैल्यू लेते थे और आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आप सपोज करो आपने 0 ले लिया, तो अगर आप 0 लोगे तो 0 - 2 कितनी हो गई, 1/-2, ठीक है। अगर आपने
0 लिया तो 1/-2, ठीक है। अगर आपने सपोज करो कि 1 ले लिया तो 1 लिया तो क्या होगा 1-2, तो ये तो -1 होगी, ठीक है। अगर आपने सपोज करो कि 3 लिया तो क्या होगी 1/3 - 2 1, तो 1 ही आ जाएगी। इस टाइप से आप देखो कि आप x की अलग अलग वैल्यू लेते जाओगे और आपकी y की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, ठीक। यानी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते, देखो मैं एक रास्ता बना रहा हूँ, जरूर नहीं कि यही रास्ता मतलब इसी हिसाब से बने, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों आया कहाँ से और सबसे पहले कैसे आया होगा किसी के दिमाग में, ठीक है। तो जैसे देखो सपोज करो कि ये एक रास्ता इस टाइप से कुछ आ रहा होगा, मान लो आया, ठीक। एक चीज़ और देखो, अगर मैं सपोज करो कि 1.99 ले लूँ, x की जगह 1.99 ले लूँ, तो तुम देखो अगर तुम 1.99 लोगे तो 1.99 में से 2 माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगी, लेकिन माइनस के साथ आएगी, यानी कुछ ना कुछ आएगी लेकिन माइनस के साथ आएगी, यानी कुछ ना कुछ तो आया, ठीक है। मान लो कुछ ना कुछ आया। ये मैंने जब 1.99 1.9 क्या था 2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा वैल्यू था। अच्छा, अगर मैं 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लूँ, सपोज करो कि 2.001, मान लो 2.011 इस टाइप से कुछ ले लिया। अब तुम देखो अगर तुमने 2 से थोड़ा सा ही बड़ा वैल्यू लिया, थोड़ा सा भी, तो 2 से थोड़ा सा ही बड़ा वैल्यू लिया, उसमें से 2 घटाओगे तो कुछ तो आएगी, कुछ तो आनी है, चलो कुछ आएगी, ठीक है। लेकिन एक ऐसा जगह जब तुमने x2 ले लिया, 2 लिया, चलो अब मैं क्या करता हूँ कि x में 2 ले लेता हूँ। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तब देखो बच्चों क्या हो जाएगी, 2 - 2 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1/0 कुछ आएगा ही नहीं। यानी जहाँ तुमने 2 लिया तो y की वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं, क्योंकि 2 - 2 0, 1/0 कुछ नहीं होता। 1/0 को इन्फिनिटी मत बोलना, 1/0 नॉट डिफाइंड, ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी अलग है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, कुछ है ही नहीं वो, ठीक है। तो 2 कुछ है ही नहीं, मतलब कि अगर इसका हम लोग रास्ता बनाना चाहें, ग्राफ खींचना चाहें, तो दिख क्या रहा है कि x की जगह कुछ भी ले रहे हैं तो वो रास्ता तो आ रहा है, ठीक है। 2 से नज़दीक, यानी 2 से नज़दीक 1.99 भी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक। फिर 2 से नज़दीक 2.001 भी ले रहे हैं, मान लो ये ले रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ आ रहा है। यानी 2 से बड़ा कुछ भी ले रहे हैं तो रास्ता बन रही है, 2 से पहले कुछ भी ले रहे हैं तो भी रास्ता बन रही है। लेकिन जैसे ही मैंने 2 लिया वहाँ कुछ आता ही नहीं है, रास्ता में खाई बन जाती है, क्योंकि 2 लिया तो कुछ है ही नहीं, नॉट डिफाइंड y। और जब तक y हमको मिलेगा नहीं, x के सामने y हमको कुछ मिलेगा नहीं, तब तक वो पॉइंट लिखेंगे नहीं वहाँ। जब तक वो पॉइंट लिखेंगे नहीं तो फिर हम लोग उस रास्ते से मिला नहीं सकते उसको। यानी जैसे हमने 2 लिया उसके सामने y कुछ आया ही नहीं और वहाँ पर एक खाई बन गई, ठीक है। तो ये साफ दिख गया कि ये फंक्शन x = 2 पे कंटिन्यूअस तो नहीं है, क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी का मतलब क्या बताया था कि रास्ता ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 2 पे तो रास्ता ब्रेक हो गई। तो ये तो क्लियर हो गया कि x = 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। हम बताना चाह रहे थे लिमिट, वो लिमिट की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई और क्यों आई वो समझो। आपने देखा कि x = 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 2 से पहले हर जगह कंटिन्यूअस है, 2 के बाद हर जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ 2 पे नहीं है। तो सोचने वाले ने, जो मैथमेटिशियन, तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है इस रास्ते को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ कर रहे हैं, ये रास्ता आ तो रहा है और 2 पे ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूअस तो नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो रहा है कि 2 के नज़दीक भी ये रास्ता है, 2 के नज़दीक मतलब ज़्यादा की तरफ से, मतलब 2.001 ले रहे हैं तो वहाँ भी ये रास्ता है, और 2 के नज़दीक और पहले से ले रहे हैं मतलब 1.999 ले रहे हैं, वहाँ भी एक रास्ता है, सिर्फ 2 पे यह रास्ता नहीं है। तो उन्होंने वहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट निकाला। क्या निकाला कि आप हमको ये बताइए कि अगर 2 पे ये रास्ता नहीं है तो 2 पे कंटिन्यूअस तो नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, क्योंकि 2 लिए तो फंक्शन हो भी नहीं करे, जिंदा ही नहीं है, ठीक। लेकिन आप अगर 2 के नज़दीक ले रहे हैं कुछ, तब उस केस में ये रास्ता डिफाइंड है कि नहीं, ये उन्होंने जाना। तो उन्होंने इसको ऐसे लिखना चाहा, ध्यान से देखना क्या लिखा उन्होंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2। इसको पढ़ते क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब x 2 नहीं लेना आपको, 2 के नज़दीक से नज़दीक लेना है, नज़दीक से नज़दीक, ठीक। तो नज़दीक से नज़दीक अगर हम देख रहे हैं तो 2 के इधर से भी देख रहे हैं, 2 के नज़दीक मतलब 1.99, तो y हमारी कुछ ना कुछ आ रही है। अगर एकदम 2 के नज़दीक उधर से भी देख रहे हैं 2.0001, तो y हमारी कुछ ना कुछ आ रही है। तो देखिए क्या कि x = 2 पे तो y कुछ नहीं आ रही, लेकिन x टेंड्स टू 2 मतलब 2 के नज़दीक जब ले रहे हैं तो y हमारी आ रही है। तो
उस केस में उन्होंने क्या बोला कि देखिए x इक्वल टू 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं और x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि रास्ता ब्रेक हो गया। लेकिन x टेंड्स टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब कि अगर आप x के नज़दीक x बराबर 2 के नज़दीक से नज़दीक वैल्यू लें, नज़दीक मतलब क्या होता है 1.99999, दूसरा नज़दीक ये भी तो है 2.00001, तो ये कहना ये चाह रहे थे कि आप x बराबर 2 लिए तब तो फंक्शन ठीक नहीं है, डिफाइंड भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो बात ही खत्म है, फंक्शन जिंदा ही नहीं है। लेकिन अगर आप 2 के नज़दीक ले रहे हैं तब ये फंक्शन जिंदा है। उस केस में क्या बोले कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 है। क्या है? तो उसके सामने जो भी y की वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये सपोज करते हैं अगर 3 रहती, मान लेते हैं, तो इसकी आंसर कितनी हो जाती? इसके आंसर हम लोग कितना बोल देते? 3 बोल देते हैं। समझे क्या मैंने बोला कि x इक्वल टू 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2 पे जो y है या जो फंक्शन है वो डिफाइंड है और उसकी वैल्यू कितनी है, तो जितना उसके सामने जो y की वैल्यू वो देख के बता देंगे, इधर से भी वही रहेगी और इधर से भी वही रहेगी। तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2 जब बोलेंगे तब y की वैल्यू कितना बोल देंगे? 3। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट की वैल्यू यानी लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। मैं फिर से बता देता हूँ, लिमिट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि जब किसी एक खास पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जिंदा ही नहीं है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, ठीक। तो क्या उस केस में हमने यह देखा कि ठीक है उस पॉइंट पे नहीं है लेकिन उसके नज़दीकी पॉइंट पे है कि नहीं। x बराबर 2 अगर है तो 2 के नज़दीकी पॉइंट, मतलब नियरेस्ट टू नियरेस्ट जितना नज़दीक से नज़दीक हो सकता है उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। अगर है तो हम लोग बोलते थे कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जितनी y की वैल्यू आएगी वही हमारी उस लिमिट की वैल्यू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपने सबसे पहले सीखा फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक रास्ता होता है, उसी रास्ते का लिमिट सीखा, उसी रास्ते का कंटिन्यूटी सीखा, उसी रास्ते का डिफरेंशियबिलिटी सीखा, उसी रास्ते का इंटीग्रेशन सीखा और उसी रास्ते का के अंदर में जो एरिया आया वो सीखा। तो आपने ये सारी चीज़ें बच्चों सीख गए, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग आते हैं जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको डिटेल में हम लोग बच्चों पढ़ते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। मैंने बताया बच्चों कि जब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे जिस ऑर्डर में मैंने बोला था। सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उस फंक्शन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने ढेर सारा नाम लिया था, क्या क्या नाम लिया था? अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर मैंने मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब मैंने बोला था। और यही सारा देखो बच्चों यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मैंने जो जो नाम बोला ये सारा बच्चों यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फंक्शन का। तो ये सारा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या था 1 1 ऑन 2 मेनी 1 इनटू, ये 4 मैंने बोला था। देखो नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें बच्चों वही मिलेगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो वही मैंने लिखा कि वो चारों फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इसके अलावा फंक्शन में कुछ अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मान लो इवन एंड ऑड फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। देखो नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखा है मैंने, मैं जो बोल रहा हूँ उस स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना कि सर से बोलते जा रहे हैं हम लोग को याद कितना रहेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब इस पर लिखा हो। उसके बाद मैंने बोला था बच्चों कि फंक्शन पे ऑपरेशन सीखेंगे, मतलब दो फंक्शन को ऐड कैसे करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते, डिवाइड कैसे करते, ठीक है। फिर बोले थे कि फंक्शन का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, यानी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट अगर कर देते उसमें लोग कंपोजिशन बोलते हैं, यानी कंपोजिट फंक्शन। और ये बहुत भी आई है IIT में, उसमें इस कंपोजिशन पे यानी कंपोजिट फंक्शन पे मैंने अभी दिखाया भी था, उस पर अलग से IIT एक अलग ही सेगमेंट क्वेश्चन पूछता है IIT। तो मैं बताया था कि वो कंपोजिट फंक्शन बताएंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कुछ फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, जैसे 2-3 फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इवन एंड ऑड फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इन सब का जो प्रॉपर्टी है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है कि इसके प्रॉपर्टी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट में मैंने बताया था बच्चों कि सारे फंक्शन, जितने फंक्शन का मैंने अभी नाम लिया, उन सारे फंक्शन का ग्राफ सीखेंगे। एक तो बेसिक ग्राफ सीखेंगे, फिर उस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब वैसे देखो, जैसे मैंने अभी बताया एक चीज़ देखो बच्चों, कितना ही चीज़ मैंने बताया कि इसे बताऊंगा, ये हमारा तो सिलेबस जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और, कहीं पे GIF मैंने लिखा होगा बच्चों शॉर्ट में, उसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो क्या है मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था। तो हम लोग पहले स्लाइड पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं
फंक्शन से कि फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो क्या थी। देखो बच्चों, फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो छोटी सी है, इतना ही सा है कि वो एक रूल है। जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन एक रास्ता होता है, फंक्शन मैंने बताया कि फंक्शन एक रास्ता होता है, ठीक है, कि जैसे उसको ग्राफ ड्रॉ किया तो वो रास्ता बता दिया, लेकिन उसका मैथमेटिकली डेफिनेशन भी तो कुछ होगा। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि फंक्शन को 2 3 4 टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले कितने कितने तरीके से हम लोग फंक्शन को लिखते हैं वो भी जानना जरूरी है। मतलब सपोज क्वेश्चन आया, हम लोग पढ़े हैं फंक्शन को लेकिन वो पढ़े ही नहीं थे कि अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, और हम लोग गलती करके चले आए। तो फंक्शन कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, अभी तो मैंने बता दिया कि फंक्शन इस टाइप से कुछ लिखा रहेगा। 1 मिनट बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कि अभी तो मैंने बस यही बताया कि फंक्शन y इक्वल टू कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, इस टाइप से y इक्वल टू कुछ लिखा रहेगा, और ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। और इसको जब ड्रॉ करोगे तो एक रास्ते को बताएगा। अभी मैंने ये बताया, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन समझते हैं कि मैथ्स के बुक में क्या डेफिनेशन लिखी रहती है, और उस डेफिनेशन से हमारा जो मैंने बताया वो कितना मिलता जुलता है, और वो क्या दोनों में क्या कनेक्शन है। तो देखो हम बच्चों, ये क्या डेफिनेशन मैंने लिखा है और क्या मैथ में लिखा रहता है। देखो क्या लिखा मैंने, लेट x एंड y बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब x और y, देखो सपोज करो कि ये x है और ये y है, मान लो ये x है और ये y। ये कह रहा है 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब, एम्प्टी सेट्स मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। सेट किसको बोलते हैं बच्चों? 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट थ्योरी था, आपने पढ़ा होगा। सेट का मोटा मोटी मतलब ये होता है कलेक्शन, जमा करना। इन्हें आपने कलेक्ट कर लिया तो उसी को सेट बोलते थे। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते थे कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जो वेल डिफाइंड ही नहीं है वो तो सेट ही नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे कि दुनिया में जितने अच्छे इंसान है उसका कलेक्शन। अब अच्छा इंसान जो है वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है। तो अब ये वेल डिफाइंड ही वर्ड नहीं है, तो फिर ये सेट ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे दुनिया में जितने इंसान हैं उसका कलेक्शन, तो ये इंसान वेल डिफाइंड है। ज़्यादा है कम है उससे मतलब नहीं है, वेल डिफाइंड वर्ड है, तो उसका कलेक्शन हो सकता है। तब जिसका कलेक्शन हो सकता है उसी को तो करेंगे। तो सेट का आपने ये पढ़ा था कि जो वेल डिफाइंड चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करने, जमा करने को हम लोग सेट कहते हैं। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में, तो ठीक है, वही हमारा सेट है यहाँ पर। तो कह रहा है कि 2 नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। उस सेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। आपने पढ़ा भी था एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कुछ होता ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं। तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन ले रहे हैं उसमें कह रहा है कि 2 सेट होना चाहिए, लेकिन नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने सपोज करो कि 2 सेट ले लिया, एक x लिया और एक y लिया, और दोनों में कुछ ना कुछ ले लिया। सपोज करो मैंने लिया इसमें 1 2 3 4, इसमें ले लिया 5 6 7 8। इन्होंने बोला कि 2 नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है फंक्शन फ्रॉम x टू y, कह रहे कि फंक्शन x से y यानी यहाँ से वहाँ, ध्यान से देखिए, x टू y इज अ रूल, मतलब एक नियम है। ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन एक नियम है। मैंने कहा था कि फंक्शन एक रास्ता है, दोनों अलग कहाँ, एक ही चीज़ तो है। मैंने कहा कि एक रास्ता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये रास्ता कैसे है? ऐसे ही तो है कि आपने x का कुछ वैल्यू लिया, फिर y आया, फिर x का वैल्यू लिया, फिर y आया, मिला दिया। तो जो अलग अलग x का वैल्यू लिया, y कुछ आया, फिर x का वैल्यू लिया, y कुछ आया, तो ये एक नियम को ही तो फॉलो कर रहा है। नियम है तभी तो। इसे x1 लिया तो y3 आ गया, x2 लिया तो y4 आ गया, x3 लिया तो y5 आया। तो आप जो x की वैल्यू बदल रहे हो उससे y की वैल्यू बदल रही है, उसी हिसाब से रास्ता आ रहा है। तो आपके x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू बदल इसीलिए तो रही है क्योंकि एक नियम के तहत है। अगर नियम नहीं होता तो कुछ भी हो जाता, क्योंकि ये एक नियम ही तो है, एक रूल ही तो है। क्या रूल है? कि भाई x जितना लोगे उससे 2 ज़्यादा आपकी y आ जाएगी। ये एक नियम है कि आपने x की वैल्यू जो भी ली उससे 2 ज़्यादा आपकी y आ जाएगी। यही तो नियम हुआ ना। इसी नियम को ये फॉलो कर रहा है और इसी नियम को फॉलो करते हुए एक रास्ता खिंचा रहा है। तो वही कह रहा है ये कि फंक्शन जो होता है एक नियम होता है, समझ गए? क्योंकि ये एक नियम है और इसी नियम के तहत, क्या नियम है ये? कि x से 2 ज़्यादा y है, ये नियम है। और इसी नियम के तहत हम लोग पॉइंट्स लेते हैं और फिर हमारा ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि x टू y इज रूल, मतलब एक नियम है, ठीक है। रूल कह रहे हैं, या इसको आप नियम भी कह सकते हो, संबंध भी कह सकते हो x y के बीच। तो वही कह रहे हैं कि ये या तो नियम कह लो, या संबंध कह लो, या मैपिंग। मतलब रिलेशन का दूसरा नाम बच्चों मैपिंग भी होता है। तो या तो आप इसको संबंध कह लो, या इसको नियम कह लो, या मैपिंग कह लो। इस 3 में से आप कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, कह रहा है कि x के सारे एलिमेंट से, ध्यान देनी चाहिए क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, x में जो जो एलिमेंट है उसके सारे, मतलब
इसका छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रहे, छूटना नहीं चाहिए इसका, सारा कह रहा है। क्या बोल रहा है? वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई, मतलब वाई का एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ 2-3 बात हुआ, क्या कि x में कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट x बोल रहा है, ध्यान दीजिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, मतलब x की कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए, पहला। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट y, मतलब y की एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखो, मैंने एक ऐसा फिगर बनाया, मैं 4 एक्चुअली फिगर बना रहा हूँ और चारों से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन फंक्शन होगा और कौन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, एक तो बनाया, अब बाकी 2 भी बना देता हूँ, छोटा छोटा बनाता हूँ, एक जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। एक काम कर तो मैं इसे मिटा देता हूँ और छोटा बनाता हूँ, एक साथ रहेगा चारों फिगर, तो तुम चारों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। जैसे देखो, सपोज करो कि एक मैंने ये लिया, पहले लिख ही लेता हूँ चारों, ये 3rd हो गया आपका और ये आपका 4th हो गया। चलो मैंने चारों को एक में सेटल कर दिया। देखो सपोज करो मैंने लिया 1 2 3 4, मान लो 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो मैं चारों में क्या कर रहा हूँ, ये किया मैंने एक में, ठीक है, एक में मैंने, ध्यान से देखना, ये किया मैंने, फिर एक में मैंने ये किया और फिर मैंने एक में ये किया। ठीक है, और ये भी कर देते हैं। ध्यान से देखो इन चारों फिगर को और इस डेफिनेशन से इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। चारों मैंने ये x ले लिया, y ले लिया, x to y है ये x ले लिया, ये y ले लिया, x to y है ये x लिया, ये y लिया, x to y है ये, और ये भी x है और ये आपका y है, x to y है ये। ठीक है, अब इन चारों फिगर को देखो, आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, ठीक है, सब का सब है, वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट y, मतलब इसका एक जो है एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इसको मान लो आप सन समझ जाओ, मतलब बेटा, इसको आप फादर समझ जाओ, यानी पहले वाले को सन समझ जाओ और दूसरे वाले को फादर, तो देखो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कभी आप भूलोगे नहीं। देखो कैसे, ये कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, इसका सारा का सारा वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट y, y में एक ही होना चाहिए। तो देखो, तो इसका सारा का सारा तो है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका कोई भी जो एलिमेंट है ना, इसके एक से ही कनेक्ट हो, एक से ज़्यादा कनेक्ट ना हो जाए। वही कह रहा है वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट y, मतलब इसका हर एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो देखो इसका हर एलिमेंट कनेक्ट है, ठीक है, और एक से एक के से कनेक्ट है, एक सिर्फ 5 से है और किसी से नहीं है, 2 सिर्फ 6 से ही और किसी से नहीं है, 3 6 7 से है और किसी से नहीं है, 5 सिर्फ 8 से है और किसी से नहीं है। ठीक है, इसमें आके देखते, कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, ये भी ठीक है, वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट y। देखते हैं इसमें क्या है, कोई दिक्कत है क्या? 1 5 से कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 2 5 से कनेक्टेड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 3 5 से कनेक्टेड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 4 5 से कनेक्टेड, इसमें भी कोई दिक्कत। अब लग रहा होगा ये तो कह रहा था कि वन एंड ओनली एलिमेंट, यहाँ तो 5 सब से कनेक्ट हो गया। तो वन एंड ओनली एलिमेंट क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझना है कि इसका जो एलिमेंट है ना, यहाँ से ये एक ही कनेक्ट हो। अब इसका जो 5 है, इसके चारों से कनेक्ट हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब हो जाती कि जब 4 5 से भी कनेक्ट होता, वही 4 6 से भी हो जाता, वही 4 7 से भी हो जाता। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम इस सन फादर को देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगी। देखो ध्यान से देखो, मान लो 1 सन है, 5 फादर है, तो 1 का 5 फादर है, ठीक है, लेकिन अगर 1 6 से कनेक्ट होता तो क्या मतलब होता कि 1 का ही फादर 5 है, 1 का ही फादर 6 है। ऐसा संभव है? एक बेटे का 2 पापा तो हो नहीं सकते। तो मान लो 1 सन है, तो
ये बेटे हैं, इस बेटे का फादर 5 भी है, इसी बेटे का फादर 6 भी हो जाए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ये हो सकता है। देखो 1 सन है, 5 फादर है, एक का फादर 5, ठीक है, दूसरे का ही फादर 5, वो भी ठीक है, तीसरे का ही फादर, वो भी ठीक है, चौथे का फादर 5, ये भी ठीक है। यानी 5 अगर फादर मान ले हम, तो 5 अगर फादर है तो उसके 4 बेटे तो हो ही सकते हैं, लेकिन एक बेटे के 4 फादर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर समझ ना आए मैथमेटिकली, तो इतना याद रखना कि पहले वाले को सन करना है, दूसरे वाले को फादर, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है? चलो ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ये भी ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो इसमें क्या समस्या है। इसने क्या बोला था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, यानी एक्स का सारा एलिमेंट, सारा क्यों बोल रहा है? अगर एक छोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, ये सन है ना, 4 तो हमारा सन है, इस सन का कोई ना कोई फादर तो होगा, बिना फादर का कोई सन तो होता नहीं है, इसलिए इधर का सारा एलिमेंट जुड़ना जरूरी है, क्योंकि चूंकि इधर सन है और सन का सबसे पहले तो एक ना एक फादर होना चाहिए, इसलिए इधर का हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ उधर होना चाहिए, क्योंकि इधर छूटना एक भी नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बिना फादर का सन तो होता नहीं है। तो इधर का हर एलिमेंट सबसे पहले उधर कुछ ना कुछ से जुड़ा होना चाहिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा कि एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक से ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि 4 अगर 8 से भी जुड़ गया, 4 अगर 7 से भी जुड़ जाता तो वो भी दिक्कत थी, क्योंकि एक सन के फिर एक से ज़्यादा फादर नहीं हो सकते। तो मोटा मोटी करना ये है कि पहले वाले में कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सन का एक फादर होना चाहिए। दूसरी बात कि पहले वाले में रिपीट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सन का एक ही फादर होता है, एक से ज़्यादा फादर होता नहीं है। तो पहले वाले में क्या रिस्ट्रिक्शन रखना है? सबसे पहले वाले में क्या रिस्ट्रिक्शन रखना है कि छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? छूटना नहीं चाहिए। पहला वाला कभी भी पहले वाले का यानी एक्स का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, समझ गए? दूसरा कंडीशन क्या रखना है कि एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक सन का एक से ज़्यादा फादर नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब एक्स वाले में ना छूटना चाहिए ना एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वाई वाले में कुछ भी हो सकता है, वाई वाले में अगर छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई फादर है उसी कोई भी सन ना हो। जैसे सपोज करो कि तुम इस एग्जाम्पल में देखो, मान लो 6 है, एक फादर है, उसका कोई सन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 भी फादर, उसका कोई सन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 भी फादर, उसका कोई सन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एक ऐसा फादर है जिसके 4 बेटे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि वाई वाले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इधर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फादर बिना सन का है। अगर रिपीट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फादर एक से ज़्यादा सन का है। लेकिन जो पहला वाला होगा उसकी छूटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी सन बिना फादर का नहीं होगा। उसकी रिपीट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सन का एक ज़्यादा फादर नहीं हो सकता। तो फाइनली मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि पहले वाले में ना छूटना चाहिए ना रिपीट करना चाहिए। पहले वाले में ना छूटना चाहिए ना रिपीट करना चाहिए। दूसरे वाले में छूट भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे वाले को देखना ही नहीं है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, सिर्फ पहले वाले को देखना है कि ना छूटे ना रिपीट करे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं। तो ये क्या दिख के लग रहा है, ये फंक्शन है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि पहला वाला क्या हो गया, देखो ये छूट गया है 4, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें आके देखते हैं, क्या ये लग रहा है फंक्शन? ध्यान से देखो तो, एक सन का एक फादर, ठीक है, 2 सन का एक 6 भी फादर है, 4 सन का भी 6 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 पे आ जाते हैं, 3 का 7 भी फादर है, 3 का 8 भी फादर है, तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर का ना छूटना चाहिए ना रिपीट करना चाहिए। तो छूटा तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीट कर गया। कौन सा रिपीट कर गया बच्चों? 3 जो है वो रिपीट कर गया, एक सन के 2 फादर हो गए, इसलिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप से अगर कोई दे देगा फोटो बना के और आपसे पूछे इसमें से बताओ कौन फंक्शन है कौन नहीं है, तो आप बता सकते हो। एक ही लाइन देखना, सेकेंड वाले का तो देखना ही नहीं, देखना ही नहीं। देखने का शॉर्टकट ट्रिक ये है, सिर्फ पहले वाले का देखना। किसका देखना? मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ पहले वाले का देखना। क्या देखना? कि उसमें कुछ छूटे नहीं, पहला। और दूसरा क्या देखना? कि एक से ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। ये 2 चीज़ देख लेना, अगर वो चीज़ फॉलो कर रहा है तो बोलना कि फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है।
तो फंक्शन का ही तो फिगर से तुमने देखा कि इस फिगर से हम लोग बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, जो फंक्शन नहीं है वो क्या है? वो रिलेशन है। ध्यान रखना बच्चों, रिलेशन मतलब संबंध होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन बोलेंगे कि जैसे ये सपोज करिए फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैपिंग है, ये फंक्शन नहीं है। रूल तो है ही, रूल है। क्या रूल है? कि 3 7 से भी कनेक्ट है, 3 8 से भी कनेक्ट है, तो रूल तो है ही। इसलिए मैपिंग है, रिलेशन है, रूल है, सब कुछ है, बस ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले वाले का ना छूटना चाहिए ना रिपीट करना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से फंक्शन का जो ये फिगर वाला पार्ट ये समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तुरंत भी बताया कि फंक्शन को 2 3 4 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं वो तीनों चारों तरीका बताता हूँ कि किस किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर चारों एक ही कैसे। मैंने जब बताया था कि y = x + 1, मैंने बताया था ये फंक्शन। अभी एग्जाम्पल ले लिया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये और ये एक ही कैसे है, मतलब ये अलग नहीं है और ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से वो लिखा गया है। मैंने बोला कि फंक्शन एक रास्ता है, ये बोल रहे हैं कि नियम है, ये दोनों अलग नहीं है। मैं चारों चीज़ को एक ही जगह लिखता हूँ, फिर बताता हूँ कि चारों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से उन्होंने इसे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो, मैं इसे सपोज करो कि मैं इसे थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ, और मैं फंक्शन का जो चारों तरीका है लिखने का, वो चारों तरीके से बच्चों मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि देखो वो एक ही कैसे है, वो चारों अलग नहीं है। क्योंकि चारों तरीके से जब हम फंक्शन को लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी फॉर्म में आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये फंक्शन ही था। ध्यान से देखो, मैं पहले एक फिगर लेता हूँ जो मैंने ऐसे लिखा था। ध्यान से देखना, ये x है, ये y है, 1 2 3 4, ठीक है। और मैं यहाँ लेता हूँ 2 3 4 5। 1 को कनेक्ट किया 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, ठीक। ये इस नियम से हो गया फंक्शन, ठीक। अब मैं ऐसे लिखता हूँ y = x + 1, ठीक है। और x की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही है कि नहीं है। तुम x की जगह लो 1, तो y कितनी आएगी 2। x की जगह ले लो 2, y कितनी आ जाएगी 3। x की जगह ले लो 3, y कितनी आ जाएगी 4। x की जगह ले लो 4, y कितनी आ जाएगी 5। तो तुम देखो तो 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। मैंने जो लिखा इसका मतलब भी तो यही है कि 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है। तो ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, क्या फ़र्क है? दोनों एक ही चीज़ तो है, ठीक है। अब कहीं कहीं देखो बच्चों, ऐसे भी लिखा रहेगा, ध्यान से देखना, वो लिखेंगे ऐसे f। तो एक तरीका ऐसे हुआ लिखने का, चलो ये पहला मेथड हुआ। ये देखो दूसरा मेथड हुआ शॉर्टकट। तीसरा मेथड देखो, वो लिख देंगे x y, ध्यान से देखना, इसको पढ़ते हैं सच दैट, मतलब ऐसा कि, हिंदी में बोलते हैं ऐसा कि, इंग्लिश में सच दैट y = x + 1, ठीक है। x + 1 इतना ही रखते हैं, अंडरस्टूड रखते हैं कि x का वैल्यू 1 2 3 4 ही हम ले रहे हैं। इसका मतलब भी देखो तो वही है। अगर तुम इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब यही तो हुआ, फंक्शन इक्वल टू क्या बोल रहे हैं कि पहले x लेना है फिर y लेना है, और y की वैल्यू आपको लेनी क्या है x + 1। पहले x लेनी है फिर y लेनी है, और y की वैल्यू क्या लेनी है x + 1। तब तुम ध्यान से देखो, और x की जगह हम क्या ले रहे हैं, x की जगह क्या ले रहे हैं 1 2 3 और 4। तो देखो अगर तुमने x की जगह 1 लिया तो y कितनी आएगी 1 1 2, तो चलो 2 हो गई। अगर तुमने x की जगह 2 लिया तो y कितनी आ जाएगी 3। अगर तुमने x की जगह 3 लिया तो y कितनी आ जाएगी 4। x की जगह 4 लिया तो y कितनी आ जाएगी 5। तुम देखो यहाँ भी वही दिख रहा था, 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। यहाँ भी वही दिख रहा है कि 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है। और इसका मतलब तो वो दिख ही रहा था कि 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से और 4 5 से, ठीक है। ये हमारा तीसरा लिखने का तरीका हुआ। एक चौथा तरीका भी बच्चों हो सकता है लिखने का। कैसे हुआ देखो बच्चों, मैं लिख दूंगा f, और यहाँ एक्स वाई लिखा ना, अब एक्स वाई नहीं लिखूंगा। देखो क्या लिखा, यहाँ पहले x लिखा, एक्स वाई लिखा, और इक्वल टू यहाँ पे लिखा y = x + 1। वो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ x लिखेंगे और
यहाँ y लिख करके y इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा ना उन्होंने, बट वो ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना लंबा ना करके वो सीधे y की वैल्यू ही लिख देंगे एक्स प्लस वन। अब देखो तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखो ऐसे x, देखो अब ध्यान से देखो, पहले उन्होंने लिखा कि एक्स वाई और y कैसा है तो लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स वाई लिखा और y कैसा है तो एक्स प्लस वन। अब वो सीधा ऐसे ही लिख देंगे, x लिखा y ना लिख करके वो y की वैल्यू ही लिख देंगे एक्स प्लस वन। अब देखो ये दोनों एक ही है, अगर आप गौर से देखो तो ये और ये और ये देखो दोनों एक ही है। पहले उन्होंने एक्स वाई लिखा और y है कैसा तो एक्स प्लस वन, ठीक। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि x लिखा और y नहीं लिखा, क्योंकि y क्या था एक्स प्लस वन, तो y एक्स प्लस वन जो था वो y का वैल्यू एक्स प्लस वन ही लिख दिया। ये तो लंबा हो गया x y या फिर y का वैल्यू एक्स प्लस वन, ये शॉर्ट में हो गया x y ना लिख करके y की वैल्यू ही लिख दी। तो वो जब ऐसे देंगे तो भी फंक्शन ही है, मैंने ऐसे बताया वो भी फंक्शन ही है, ऐसे तीसरे तरीके से लिखा वो भी फंक्शन ही है, ऐसे लिखा चौथे तरीके से वो भी फंक्शन ही है। अब देखो वो दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये नहीं लगे कि अरे सर ने बताया था ऐसे ही तो है, जबकि इजी क्वेश्चन था बनाए नहीं, क्योंकि वो टर्म हम लोग जानते नहीं थे। लेकिन इसलिए जान लेंगे कि फंक्शन को कितने अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं और सारा एक ही चीज़ है। तो इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, उससे कन्फ्यूज नहीं करना है कि वो अलग है, अलग नहीं है, एक ही है। अब देखो इसी को वो ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, एफ लिखा, ध्यान से देखना, यहाँ एक्स लिखा और यहाँ वाई लिखते थे ना, वो वाई ना लिख करके यहाँ लिख देंगे वो एफ एक्स। ध्यान से देखो, एफ एक्स मतलब हो गया फंक्शन इन एक्स, एक्स एफ एक्स, और एक्स वाई लिखा था तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा, यहाँ एफ एक्स लिख दिया तो वो लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, अब एक ही चीज़ है। वो एक्स वाई लिखे तो वाई इक्वल टू, यहाँ एक्स एफ एक्स लिखे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अगर ऐसे भी लिख दें वो, तो वही समझना है कि वो वही है, वो अलग नहीं है। तो कभी कभी वो फंक्शन एक्स वाई में भी लिखते हैं, कभी कभी एक्स और एफ एक्स में भी लिखते हैं। और फिर मैंने बताया कि छठा तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का, छठा तरीका यही होगा जो मैंने यहाँ लिखा था, यही क्या कि पहले x लिखा, फिर एफ एक्स लिखा, फिर वो एफ एक्स की वैल्यू लिखा, यही किया ना, x एफ एक्स और एफ एक्स को लिख दिया। लेकिन वो ऐसा भी तो कर सकते थे कि f लिखा, x लिखा और एफ एक्स लिख करके एफ एक्स की वैल्यू ना लिखे, वो जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वही लिख दे, क्या वही चीज़ एक्स प्लस वन। फिर उन्हें वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर वो एफ एक्स लिखे ही नहीं तो एफ एक्स का वैल्यू लिखने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। एक्स लिखा और जो एफ एक्स की वैल्यू लिखने वाले थे वो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दी। तो ये तो अलग मेथड नहीं हुआ, क्योंकि जो 4 था वही हमारा 6 हो गया। तो बेसिकली हमारा जो मेथड हुआ टोटल वो कितना हुआ बच्चों, 5 हुआ। तो फंक्शन को इस 5 अलग अलग तरीके से वो लिख सकते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 5 में से कुछ भी रहे तो आपको यही समझना है कि उन्होंने फंक्शन ही लिखा है, ठीक है। अब इन 5 अगर को रिलेट करो तो मैंने स्टार्ट क्या किया था, मैंने बोला था कि फंक्शन एक रास्ता है, ठीक है। क्या दिक्कत है, रास्ता ही तो है। इन्होंने बोला कि फंक्शन एक रूल है, ठीक ही तो है। वो रास्ता एक रूल से ही तो खींचा जाता है, बिना रूल का तो रास्ता खींचा नहीं जाता। ये देखो ये रास्ता है, मैंने बोला कि ये रास्ता है, ये कह रहे हैं कि रूल है, बिल्कुल है। रूल क्या है, तो कह रहा है कि x से एक ज़्यादा लेंगे वो हमारा y है, x जो भी लो उससे एक ज़्यादा आपकी y है, ये रूल है। और इसी रूल पे वो रास्ता हम लोग खींचते थे। तो मैंने बोला था कि फंक्शन एक रास्ता है, ये बोल रहे हैं कि रूल है, बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि किसी रूल से ही तुम लोग को रास्ता ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि ये डेफिनेशन और जो मैंने बोला और ये 5 चीज़ बेसिकली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, एक रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी रास्ते का हम लोगों ने सब कुछ सीखा था। क्या क्या सीखा था, लिमिट निकालना, कंटिन्यूटी निकालना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब उसी रास्ते का हम लोग निकालते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा था बच्चों वो क्या था, फंक्शन का डेफिनेशन। ये था ना बच्चों कि फंक्शन का हमारा डेफिनेशन क्या होता है। देखो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या है, पहला तो यही था हमारा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बता दिया फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन मैंने बताया अभी आपको, क्या होता है, एक रूल होता है, किसके बीच, x और y के बीच एक रूल होता है। और उस रूल में क्या होता है कि जो x है उसकी कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए और ना रिपीट करना चाहिए। y का छूट भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है। और उसी रूल के तहत जब उसको ड्रॉ करते हैं तो एक रास्ता बनता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फंक्शन एक रास्ता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक था हमारा फंक्शन का डेफिनेशन।
सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मैंने बताया था कि सेकेंड टॉपिक क्या हमारा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बच्चों ये क्या है डोमेन, कोडोमेन, रेंज? देखो मैं ये बताता हूँ, आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आएगी। जैसे देखो सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे ये x था और ये आपका y था, ठीक है। इसमें था 1 2 3 4, यहाँ लिखा मैंने 4 5 6 7। ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैंने ऐसा फिगर बनाया सपोज करो कि मैंने ऐसा फिगर बनाया, ठीक। यहीं से ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी डेफिनेशन के हिसाब से। और फिर मैंने जो रास्ता बनाया तो रास्ते के हिसाब से भी बता दूंगा कि डोमेन रेंज क्या होती है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते, डोमेन का मतलब हुआ x की जो वैल्यू है वो डोमेन होती है, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी यही होता है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो, x का वो वैल्यू जिसके लिए वो रास्ता बन जाए, वो उसका डोमेन होता है। एग्जाम्पल तौर पे पहले मैं रास्ते से बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा y = 1/x - 2। आप देखो वो एक रास्ता है, आप x की वैल्यू दुनिया में कुछ भी ले लो, कुछ भी, वो रास्ता बनेगी, लेकिन एक जगह आके वो रास्ता टूट जाएगा। क्या कहाँ टूट जाएगा? अगर आप 2 ले लोगे तो जहाँ आपने x की जगह 2 लिया तो 2 - 2 0, 1/0 हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, रास्ता बनेगा ही नहीं। तो x की किस किस वैल्यू के लिए वो रास्ता बनेगा, x के किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो x के जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है हम बोलेंगे कि वो उसका डोमेन है, उस फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। तो इसका डोमेन आप क्या बोलोगे कि सर इसकी जो डोमेन होगी पूरी रियल नंबर होगी, x का वैल्यू आप रियल नंबर में कुछ भी ले लो। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हम लोग जो 11th-12th में पढ़ते हैं IT में, वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब कि x की भी रियल वैल्यू ही लेनी है और y की भी रियल वैल्यू ही लेनी है। लेकिन आगे BSc में जब पढ़ते हो तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी होते हैं, यानी उसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो या अलग अलग चीज़ भी ले सकते हो, मतलब रियल नंबर के अलावा जो नंबर है वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें रियल नंबर ही लेने होते हैं, x का भी y का भी, रियल से बाहर नहीं जा सकते, ठीक। तो रियल वैल्यूड, तो अगर आप मैं इसका डोमेन पूछूं तो आप x की वैल्यू क्या क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे सर पूरा रियल नंबर ले सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ 2 को नहीं ले सकते। तो आप क्या बोलोगे सर कि पूरा रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप देखो बच्चों, DF मतलब होता है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक। DF इसको शॉर्ट में बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक। तो डोमेन ऑफ फंक्शन R जब मैं कहीं लिखूंगा तो इसको आप रेंज मत समझना, R जब सिर्फ R लिखा रहेगा तो उसको आपको समझना है रियल नंबर। रेंज में जब लिखूंगा तो RF, अगर मैं कहीं लिखूंगा RF तो आपको समझना है कि रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर मैंने RF लिखा, DF लिखा तो आपको समझना है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन सिर्फ R लिखूंगा तो आपको समझना रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हुआ, पूरी रियल नंबर लेकिन 2 को छोड़ के, ठीक है। डोमेन का मतलब समझ गए। और रेंज का मतलब क्या हुआ, जो y की वैल्यू आएगी, मतलब डोमेन का क्या हुआ, 2 को छोड़ के सारा जो नंबर वो आपका डोमेन हुआ। तो 2 को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हैं वो आप जब रख दोगे x की जगह पे तो y कुछ ना कुछ आएगी ना। तो जो y की वैल्यू आएगी, पॉसिबल y की वैल्यू, वो हमारा रेंज होता है। डोमेन मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारा डोमेन हो जाता है और y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारा रेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था फंक्शन, उसका डोमेन रेंज समझ गए कि x की जो वैल्यू है वो हमारा डोमेन है, y की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, रेंज है, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो पूरा रियल नंबर ले लो, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़ दो, तुम्हारी डोमेन हो जाएगी, यानी इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है सिर्फ 2 को छोड़ के, ठीक। रेंज क्या होगी मैं आगे बताऊँगा। तो पहले ये डोमेन हो गई, ठीक है। अब अगर इस फिगर से जानने की कोशिश करें तो ये x और ये y है। मैंने डोमेन का क्या बोला कि x की जो वैल्यू होती है हमारी डोमेन होती है। तो अब तुम बताओ कि इसकी डोमेन अगर तुम देख के बताना चाहो क्या होगी, बताओ। 1 2 3 4। अच्छा, डोमेन और रेंज होने के पहले तो ये कंफर्म कर लें कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन तो है, ये दिख रहा है कि फंक्शन है, क्योंकि इधर का ना ही कुछ छूट रहा है ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। तो देख के लग रहा है कि ये फंक्शन तो है, तो फंक्शन है, ठीक। जब फंक्शन है तब डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो डोमेन क्या होगी बच्चों, इसको इधर की जितनी वैल्यू है वो सारी डोमेन हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि x की जो वैल्यू है वो डोमेन हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या क्या हमारी आई बताओ, इधर मैं लिखता हूँ x की क्या क्या वैल्यू आई बच्चों हमारी। x में क्या क्या है, 1 2 3 4, यही हमारा बच्चों डोमेन हो गया, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो हमारी डोमेन। अच्छा, रेंज में मैंने क्या बताया था बच्चों
कि जो जो y की पॉसिबल वैल्यू है वो रेंज हो जाती है, y की जो जो पॉसिबल वैल्यू है वो रेंज हो जाती है। तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आई बताओ तो? अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेंज बताओ बच्चों, तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रहा है? देखो तो 4, 5 और 6 ही तो आ रहा है, 4, 5, 6। अब तुम्हें लग रहा हो कि सर 7 भी तो है। अरे 7 है, लेकिन 7 y की वैल्यू नहीं है, 7 कहीं से कनेक्ट ही नहीं है, तो 7 y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको रेंज नहीं बोलेंगे। रेंज मतलब y की वो वैल्यू, सॉरी 7 y की वैल्यू तो है, लेकिन y में वो वैल्यू कहीं x से कनेक्ट तो नहीं है ना। जब भी मैं रेंज की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि y की वो वैल्यू जो कनेक्ट हो, जैसे आपने x से कुछ वैल्यू ली तो उससे कुछ y आया, तो जो जो y आया वो रेंज है, ठीक है। तो ये y के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन 7 किसी से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए रेंज में 7 नहीं आएगी। जो जो कनेक्ट है 4, 5, 6 ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। अब y में जो जो चीज़ है, चाहे वो कनेक्ट है कि नहीं है, उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कोडोमेन, CODOMAIN, कोडोमेन। इसके अंदर बच्चों, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ, कोडोमेन के अंदर, यहाँ लिखता हूँ मैं बच्चों, कोडोमेन के अंदर y के अंदर जो सारी वैल्यू है सब लिखते हैं। तो y के अंदर क्या क्या थी? 4, 5, 6, 7। तो क्या देखा? x के अंदर एक x के पास जो जो है वो डोमेन हो गई, y के पास जो जो सब कुछ है वो कोडोमेन हो गई, लेकिन y में जो जो चीज़ कनेक्टेड है सिर्फ वो हमारी रेंज हो गई। x के अंदर तो ऑब्वियसली जो है वो कनेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं रहा सब तब तो वो डोमेन, सॉरी तब तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो x के अंदर जो जो है वो सब डोमेन, लेकिन y में जब जाते हैं तो वहाँ दो केस बनेगी। क्या वहाँ छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता? तो एक तो पहले y के अंदर जो सब है वो सब का सब आ जाएगा कोडोमेन में। तो y के अंदर 4, 5, 6, 7 है, तो मैंने लिख दिया 4, 5, 6, 7, ठीक। लेकिन y के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ कनेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो सिर्फ कनेक्ट है वो हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक। तो तुम यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि हमारी जो रेंज के अंदर आएगी, जो जो चीज़ रेंज के अंदर आई, क्या क्या रेंज के अंदर आएगी बच्चों? हमारी 4, 5, 6 रेंज के अंदर क्या क्या आई? 4, 5 और 6। तो जो जो चीज़ रेंज के अंदर आई वो तो कोडोमेन में रहेगा ही ना, क्योंकि रेंज में सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कनेक्ट है, कोडोमेन में तो सब है। तो रेंज में जो जो चीज़ आई वो सब का सब आपको कोडोमेन में तो मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो हमेशा सबसेट होगी किसकी? कोडोमेन की, क्योंकि रेंज के अंदर जो जो चीज़ आएगी वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, क्योंकि रेंज के अंदर जो आएगी वो सब का सब हमें कोडोमेन में मिलेगा। और हम पढ़ेंगे कि अगर किसी सेट का सारा दूसरे सेट में अवेलेबल हो तो उस सेट को दूसरे सेट का क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेट बोलते हैं। इसलिए जो रेंज होगा बच्चों वो हमारा कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का मतलब यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। अब देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज को, खास करके डोमेन और रेंज को हम लोग ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं? देखो जैसे डोमेन, कोडोमेन को अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, अगर हम लोग डोमेन और रेंज को समझना चाहें तो ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं? देखो सपोज करो, देखो मैंने एक ग्राफ लिया था ना, y = mod x, मैंने एक ग्राफ लिया था, ठीक है। आपको याद होगा कि y = mod x का ग्राफ मैंने ऐसे खींचा था, ऐसे खींचा था, अभी तुरंत मैंने खींचा था। इसी ग्राफ पे मैंने सब कुछ बताया था आपको, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब। अब इसी ग्राफ पे मैं डोमेन और रेंज को बताता हूँ कि डोमेन रेंज का मतलब क्या हुआ। y = mod x था ना, यही था, ठीक है। अभी मैंने बताया कि डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था y = 1/x - 2, तो मैंने बोला था कि डोमेन का मतलब क्या होगा? इसमें पूरी रियल नंबर या पूरी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन सिर्फ किसको आपको छोड़ना पड़ेगा? 2 को छोड़ना पड़ेगा। ये 2 है, 2 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 ले लोगे तो फिर फंक्शन वहाँ डिफाइंड ही नहीं होगी, y की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, तो फिर वो जिंदा ही नहीं, वो फंक्शन जिंदा ही नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो डोमेन का मतलब होता भी यही है कि x के जिस वैल्यू के लिए वो y जिंदा रहे, वो फंक्शन जिंदा रहे, x के जिस वैल्यू के लिए वो फंक्शन जिंदा रहे, वही x की वैल्यू हमारी डोमेन कहलाती है। तो इस केस में डोमेन हमारी पूरी रियल नंबर है, लेकिन 2 को छोड़ के। अच्छा, रेंज इस केस में मैंने नहीं बताया। इस केस में आते हैं और उसी डोमेन रेंज को हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ से हम कैसे बता पाएंगे डोमेन रेंज। अब देखो जैसे y = mod x है, ठीक है।
तब तुम देखो, अगर तुमने ग्राफ ऐसे खींचा, ठीक, मैंने बोला कि x की जो वैल्यू है वो डोमेन होगी, y की जो वैल्यू वो रेंज होगी। तो तुम देखो, तुम इसमें x की दुनिया की कुछ भी वैल्यू लो तो y को क्या दिक्कत है। अगर तुमने 0 लिया तो y 0 आ जाएगी, तुमने 1 लिया तो 1 आ जाएगी, तुमने 2 लिया तो 2 आ जाएगी, अगर तुमने -2 लिया तो -2 का मॉड 2 ही हो जाता है, तो भी y 2 आ जाएगी। अगर तुमने x -3 लिया तो -3 का मॉड 3 आएगा, तो भी y आ जाएगी। तो तुम x कुछ भी लो तो y आ ही रही है। इसका मतलब साफ देख के लग रहा है कि जिसको डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल नंबर है। ये साफ दिख रहा है कि x आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, जब हम रेंज की बात करें तो रेंज साफ दिख रहा है कि हम जब x पॉजिटिव ले रहे हैं तो भी y पॉजिटिव आ रही है, लेकिन अगर हम x नेगेटिव ले रहे हैं तो भी y पॉजिटिव भी आ जा रही है। जैसे x -2 लिए तो भी y 2 आ जा रहा है, x -3 लिए तो भी y 3 आ जा रहा है। मतलब y का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं रहा, मतलब सबसे कम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि अगर हमने x 0 ले लिया तो 0 की मॉड 0 हो जाती है। तो अगर हम x, ध्यान से देखो, अगर हम x 0 ले रहे हैं तब तो y 0 आ रही है, लेकिन अगर हम x -b ले रहे हैं तो भी y 1 ही आ जा रही है, और अगर हम x +1 ले रहे हैं तो भी y 1 ही आ जा रही है। अगर हम फिर x की जगह मान लेते हैं -50 ले रहे हैं तो भी y 50 ही आ जा रही है, क्योंकि -50 का मोड तो 50 आएगा। मतलब देख क्या रहे हैं कि x हम कुछ भी ले, y हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा नेगेटिव। सबसे कम 0 आ रहा है, फिर उससे बढ़ते जा रहा है, उससे पीछे जाएगा नहीं। इसका मतलब कि जो रेंज हमारी क्या है, सबसे कम तो 0 है, 0 से कम आएगी नहीं। 0 से लेकर कहाँ तक, 1 भी है, 50 भी है। अगर यहाँ -1 करोड़ ले लेते तो y 1 करोड़ आ जाता, अगर -1 अरब ले लेते x की जगह तो y 1 अरब आ जाता। तो y बढ़ती जा रही है, कहाँ तक, तो बढ़ती जा रही है इन्फिनिटी तक, क्योंकि x अगर हम कितना भी ले लेंगे, x -10 अरब ले लिए या 10 अरब ले लिए तो y तो मॉड होकर के 10 अरब ही आ जाएगी। तो वो बड़ा तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। 0 से कम का मतलब नेगेटिव होगा, y कभी नेगेटिव होगी ही नहीं। तो हमारी जो फाइनली जो रेंज बनी वो क्या बनी, 0 से इन्फिनिटी। एक चीज़ ध्यान देना, ब्रैकेट यहाँ 2 होता है, एक छोटा ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी नहीं, मतलब इसके बराबर नहीं हो सकते आप। वैसे भी इन्फिनिटी के बराबर कुछ होगा नहीं, बड़ा से बड़ा इन्फिनिटी के नज़दीक जा सकते हैं, उसके बराबर तो होगा नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, 0 तो है ना बाबू, 0 तो ले ही सकते हैं, तो 0 तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट देंगे बच्चों हम लोग, बड़ा वाला। मतलब जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब देख लो 0 भी होगी, इसलिए मैंने यहाँ क्लोज का मतलब है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब कि 0 से बड़ा, लेकिन साथ में 0 भी। 0 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ भी छोटा ब्रैकेट दे देता तो मतलब होता कि 0 से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा। इन्फिनिटी भी नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है। अगर मैं छोटा ब्रैकेट दे देता तो 0 से बड़ा जो भी है वो लेना है, लेकिन 0 नहीं लेना है। अब 0 से बड़ा सीधे 1 मत ले लेना, 0.001 भी 0 से बड़ा है, 0.002 भी 0 से बड़ा है। तो 0 इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ 1 2 3 4 नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हुआ ना। हम रियल नंबर की बात करें, जब भी इस टाइप में लिखा है तो इसको इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल में तभी लिखा जाता है जब आप उसके बीच का रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दशमलव, डेसिमल सब होता है। तो 0 इन्फिनिटी के बीच की बात हो रही है। अगर ओपन लिया तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी नहीं लेना। क्लोज का मतलब हुआ कि 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक लेना है, साथ में 0 भी लेना है, क्योंकि y का वैल्यू 0 भी आ रहा है, ठीक है। अगर 0 नहीं आती तो ओपन कर देते, कहीं अगर 0 नहीं आएगी तो हम लोग ओपन कर देंगे, अगर खाली 0 से बड़ा लेना होगा तो। लेकिन अगर 0 भी लेना होगा या जो नंबर है उसको भी लेना है तो उसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो रेंज ये दिख रही है। तो तुम्हें डोमेन और रेंज तुम्हें साफ ये दिखी कि y = mod x का डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन जो रेंज है वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। x कुछ भी ले लेंगे तो नेगेटिव भी लेंगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी लेंगे तो अगर हम x नेगेटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर x पॉजिटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसलिए जो हमारा रेंज होगा, तो रेंज में यानी y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए रेंज के लिए हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक लेते हैं। और डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर ले लेते हैं, -b और +b। रियल नंबर मतलब -b और +b। लेकिन 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक, माइनस वाला नहीं लेते, ठीक है। तो ये हमें दिखा
y इक्वल टू मॉड x का डोमेन और रेंज प्रैक्टिकली दिखा, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखो बच्चों, वो ग्राफ से बताने की कोशिश करते हैं कि डोमेन रेंज हम ग्राफ से कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन रेंज अगर बच्चों को ग्राफ से देखना हो ना कभी भी, तो करना क्या है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस से कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ जो खींचा गया हो कैसे खींचा हो गया होगा, एक्स पॉइंट लिया होगा, जैसे एक्स वाई तो ये पॉइंट, x2 y2 ये पॉइंट, x3 ये 3। तो जब भी ग्राफ खींचा गया तो तभी नहीं खींचा गया होगा जब वहाँ पे उस पॉइंट पे x और y दोनों आया होगा, तभी तो ग्राफ खींचा हो गया होगा, अदरवाइज तो ग्राफ तो खिंचाता नहीं वो, ठीक। तो अगर हमें डोमेन बतानी है, इसका मतलब कि जो जो x का वैल्यू था वो हमारा डोमेन होता। तो ग्राफ से अगर डोमेन बताना तो यही देखना उसका ग्राफ को अगर x से मिलाते जाओ और देखो कहाँ कहाँ तक x में वो मिल रहा है, जहाँ जहाँ मिल रहा है, जिसके इसके सामने मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर x रहा होगा, और रहा होगा तो इसका मतलब वो डोमेन में रहा होगा, क्योंकि डोमेन का मतलब ही होता है x की वैल्यू, ठीक है। तो तुम इस ग्राफ को x एक्सिस से मिलाना शुरू करो, तो तुम देखो इस ग्राफ को x एक्सिस से मिला रही है, x एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है, x एक्सिस से मिलाना शुरू करो, तुम देखोगे कि हर जगह मिल रहा है, हर जगह अगर वो ग्राफ x एक्सिस से मिल रहा है, इसका मतलब कि वो जो ग्राफ खींचा गया होगा तो उसके सामने x रहा होगा, क्योंकि जब हमको x मिला तब ना उसके सामने ये ग्राफ खिंचाया, x ये पॉइंट मिला तब ना इसके सामने ये ग्राफ खिंचाया, x का ये पॉइंट मिला तब तो इसके सामने ये ग्राफ खिंचाया। इसका मतलब कि ग्राफ अगर x एक्सिस से जहाँ जहाँ मिला रहे और जहाँ जहाँ वो x मिल रहा है, इसका मतलब उस फंक्शन में x का वैल्यू वो रहा होगा, और वो रहा होगा तो वो डोमेन के अंदर होगा। अगर जहाँ पर वो ग्राफ x एक्सिस से नहीं मिल पाएगा तो बोलेंगे कि वो फिर डोमेन में नहीं है। तो अगर तुम इस ग्राफ को देखो, ग्राफ तो ऊपर जाएगा, ये भी जाएगा, ये तो पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा वो। तो अगर तुम उसको मिलाओगे एक्स एक्सिस से तो तुम्हें दिखेगा कि एक्स एक्सिस से हर जगह वो ग्राफ मिल रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर वो ग्राफ नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट है हर पॉइंट उसका डोमेन है, क्योंकि एक्स का वो वैल्यू रहा होगा तभी उसके सामने वो ग्राफ खिंचा पा रहा है, ठीक है। यानी इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो पूरी की पूरी बच्चों क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। देखो मैंने पहले भी लिखा है ना, इसका डोमेन कितना है, रियल नंबर। तो ये तो बेसिकली मैथमेटिकली से मैंने बताया था कि डोमेन रेंज। अब ग्राफ से फील कर पा रहे हैं कि इसका डोमेन रियल नंबर क्यों है, कि ग्राफ को एक्स एक्सिस से जब मिलाए तो रियल नंबर पे हर जगह मिल रहा है, ये पूरा रियल नंबर है बच्चों, और वो ग्राफ एक्स एक्सिस से हर जगह मिल पा रहा है, इसीलिए इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर हो गया, ठीक है। देखो आर मतलब मैंने बताया था कि रियल नंबर, ठीक। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने, कि जो जो पॉसिबल वैल्यू y की होती है वो हमारा रेंज होता है। तो y की पॉसिबल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब इस ग्राफ को y से मिलाना शुरू कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ y तक मिल रही है वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो अगर तुम इस ग्राफ को y से मिलाना शुरू करो तो देखो, तो चलो ग्राफ को मिलाना शुरू करते हैं, y एक्सिस ये है ना, चलो मिलाना शुरू करते हैं। देखो तो मिलाना शुरू करो इस ग्राफ को y से, ये ग्राफ है y से मिला रहे हैं हम, ठीक है। ग्राफ को y से मिलाए, अब तुम देखो ग्राफ को तुमने y से मिलाया तो तुम्हें दिखेगा कि ये ग्राफ y एक्सिस को हर जगह मिल रहा है, लेकिन कहाँ नहीं मिल रहा, जीरो के नीचे नहीं मिल रहा। देखो ये जीरो था y एक्सिस का, ये -1, -2, -3 कहीं नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा बच्चों, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जहाँ तुम x का वैल्यू नेगेटिव भी ले रहे हो तो y उसको पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो मॉड है वो दुनिया का सबसे पॉजिटिव घर है, इसके अंदर जो भी जाता है वो पॉजिटिव होकर निकलता है, ठीक है। तो अगर तुमने x -1 भी लिया था, देखो तो y तो 1 हो गई, क्योंकि -1 का मॉड +1 हो जाती है। अगर तुमने x -50 भी लिया था तो -50 का मॉड कितना हो गया था, 50 हो गया था, ठीक है। अगर तुम x की जगह -10 अरब लेते तो भी मॉड उसको क्या कर देता, +10 अरब कर देता। तो y की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं रही थी, y का वैल्यू कुछ भी ले रहे थे तुम तो मॉड से बाहर निकल मत प्लस हो रही थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है कि x अगर मैंने पॉजिटिव भी लिया तो भी y पॉजिटिव ही मिल रहा है, x अगर मैंने नेगेटिव लिया है तो भी y कहाँ मिल रहा है, हमारा पॉजिटिव ही मिल रहा है। मतलब y जीरो के ऊपर ही है, जीरो के नीचे इस ग्राफ को अगर तुम मिलाना चाहो y एक्सिस से तो मिल ही नहीं रहा। ये ग्राफ y एक्सिस से जीरो से नीचे मिल ही नहीं रहा। तो अगर तुम इसका रेंज देखोगे बच्चों तो तुम्हें साफ दिख जाएगी कि ये ग्राफ y एक्सिस से कहाँ तक मिल रहा है। तुमने मिलाया ना, तो देखो सबसे नीचे जीरो पे मिला, उसके बाद उसके ऊपर मिलता चला गया, इसके ऊपर कहीं भी मिलता चला जाएगा, लेकिन जीरो के नीचे नहीं मिला। तो इसकी रेंज बच्चों क्या हो जाएगी, हमारी
जीरो से लेकर कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी तक। अच्छा ये बताओ, इन्फिनिटी के बराबर तो नहीं होगी, कोई संख्या इन्फिनिटी के बराबर तो होती नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। अच्छा जीरो है कि नहीं, ये ग्राफ जीरो से तो मिल ही रही है, जीरो से तो मिल ही रही है, यानी जीरो तो होगा, इसलिए यहाँ बच्चों क्या दिए हम लोग, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब हुआ कि जो रेंज होगी, जो रेंज होगी, जो y की वैल्यू होगी वो सबसे कम जीरो होगी, जीरो से नीचे नहीं हो सकती है। मैंने यहाँ भी तुम्हें बताया था, क्योंकि कुछ भी लोगे नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाएगी y हमारी, तो y की वैल्यू जीरो से नीचे नहीं होगी। इसलिए हमें इस ग्राफ को भी जब x एक्सिस सॉरी y एक्सिस से मिलाना शुरू किए तो जीरो से नीचे कभी नहीं मिली, ठीक है, और जीरो के ऊपर ही मिली। इसीलिए इसका जो रेंज है मैंने यहाँ भी लिखा था, जीरो से इन्फिनिटी। और जब ग्राफ से देख रहे हैं तो ग्राफ से भी जब हम लोग y से मिला रहे हैं तो जीरो से नीचे नहीं मिल रही, इसका रेंज हमारा क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी। और चूंकि जीरो भी हो रहा है इसलिए यहाँ क्लोज लिखा, और इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता तो इसलिए मैंने ओपन लिखा। मतलब जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हमारी y की वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने बताया बच्चों डोमेन और रेंज का ग्राफ से मतलब। तो बच्चों आज मैंने क्या क्या बताया, आज मैंने बस इतना ही बताया कि हम लोग आज मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं, कैलकुलस। वो क्या था, तो जैसे मैथ के अलग अलग ब्रांच होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिगो, सेट, उसी तरीके से हमारा मैथ का एक ब्रांच है कैलकुलस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अभी हायर मैथमेटिक्स में 12th बोर्ड दोगे तो 40 से 50 नंबर के बीच यानी 44 मार्क्स का ऑलमोस्ट आपके कैलकुलस से आएगा। और अगर आईआईटी दोगे तो 30 to 40% जो वेटेज है ये हमारा कैलकुलस का होगा। और जितना हायर एग्जाम तुम देते हो, जैसे आईएएस का देते हो, यूपीएससी का, या सपोज करो कि तुम देते हो प्रोफेसर का, तो उसमें कैलकुलस सबसे ज़्यादा मेजर रोल करता है, ठीक। उस कैलकुलस में टॉपिक क्या क्या थे, तुम्हारे 8 चैप्टर थे बच्चों। क्या क्या था, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उस 8 चैप्टर को मैंने बच्चों ग्राफ से तुम्हें बताया। और मैंने बताया भी कि कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है फंक्शन, वो एक होता है रास्ता, और उसी रास्ता का हम लोग सारा चीज़ निकालते हैं, कंटिन्यूटी, लिमिट, सब कुछ उसी रास्ते का निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उस सारा चीज़ को मैंने ग्राफ से तुम्हें बताया। और मैंने ये बताया कि कैलकुलस को 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक मैथमेटिकली और एक ग्राफिकली। और मैंने सब चीज़ को 8 चैप्टर को मैंने ग्राफ से बच्चों तुम्हें ये बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन स्टार्ट किया, और मैंने फंक्शन के बारे में क्या बोला कि फंक्शन एक रास्ता होता है, एक रूल होता है, और उसको 5 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैंने लिख के बताया। फिर फंक्शन के में आगे मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताया। डोमेन में मैंने क्या बताया कि जो x की पॉसिबल वैल्यू है, जिसके लिए वो फंक्शन जिंदा रहे, जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो, x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और रेंज बच्चों मैंने क्या बोला कि जो y की जो ऑल पॉसिबल वैल्यू जो हो सकते हैं वो हमारा रेंज होता है। कोडोमेन क्या होता है कि y के अंदर जितने जितने एलिमेंट सारे कनेक्टेड होते हैं वो हमारी कोडोमेन होती है। मतलब x में जो सब है वो डोमेन, y में जितना कुछ है वो कोडोमेन, लेकिन y के अंदर वो एलिमेंट जो सिर्फ कनेक्ट है x से, उसको हम लोग रेंज बोले। और मैंने ये बताया कि जो रेंज है वो हमारा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लास्ट बताया था आपको स्टार्ट में ही कि हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कि हमारा 70% जो टाइम होगा वो लास्ट 5 साल का जो पेपर है उसमें जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी यूज हुआ है उसी के आसपास हमारी 70% टाइम पढ़ाई रहेगी। बाकी 30% में जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग उसको जानने का, सारा कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आगे मैंने 2 टॉपिक फंक्शन में बताया, पहला बताया डेफिनेशन, फिर बताया डोमेन, रेंज। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन था आईटी का जो मुझे बताना था, बट समय नहीं है। नेक्स्ट क्लास में डोमेन को थोड़ा सा रिवाइज करा के वो डोमेन पे क्वेश्चन करेंगे, और जो मैंने आपको पीडीएफ दिया डिस्क्रिप्शन में फिर उससे और क्वेश्चन करेंगे और आप लोग करके रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।